ये वीडियो केवल मनोरंजन, समीक्षा और एक्सप्लेनेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियाँ उनके संबंधित मूल रचनाकारों की संपत्ति है। हमारा किसी भी प्रकार का कॉपीराइट का उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस वीडियो पर कोई आपत्ति हो तो कृपया करके हमसे संपर्क करें और हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बना है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस ओनली के लिए ही है। इसमें दिखाया गया सभी कैरेक्टर, इवेंट और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन, जगह और इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मज़ा देना है। वांग हॉन को एकमुश्त 6 मिलियन स्पिरिट स्टोन की आय पाकर बेहद खुशी हुई। किंगशू संप्रदाय में फाउंडेशन बिल्डिंग के शिष्य को सालाना केवल 2000 स्पिरिट स्टोन मिलते हैं। आमतौर पर फाउंडेशन बिल्डिंग के साधक दूसरों को हराकर धन अर्जित करने के अलावा एक वर्ष में दसियों हजार स्पिरिट स्टोन कमा सकते हैं, जिसे एक उच्च आय माना जाता था। हालांकि वांग हॉन के पास मौजूद करोड़ों स्पिरिट स्टोन संभवतः उसके गुट की कई वर्षों की सामूहिक कमाई का प्रतिनिधित्व करते थे। अभी भी गुप्त रूप से काम कर रही इमॉर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी को खुले तौर पर काम शुरू करने से पहले पर्याप्त ताकत जुटाने की आवश्यकता थी। 10 लाख से अधिक की वार्षिक बिक्री के साथ गोल्डन कोर के साधक भी ईर्ष्या करेंगे। शक्ति बढ़ाना अत्यावश्यक था, देरी होने पर दूसरों को पता चल सकता था। हालांकि अपने अधीनस्थों की तीव्र प्रगति को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना आवश्यक था। फाउंडेशन बिल्डिंग चरण में अचानक सामूहिक पदोन्नति से एजियोर वॉर्ड सिटी में हलचल मच जाएगी। 10 दिनों से अधिक प्रतीक्षा करने और कुछ गोलियों की सहायता से उनके 2 अधीनस्थों का जो ची साधना के शिखर पर थे, साधना स्तर स्थिर हो गया। वांग होंग ने उनमें से प्रत्येक को नींव स्थापना की गोली और नींव निर्माण पर कई नियमावली दी ताकि वे स्वयं आगे बढ़ सकें। एक दिन बाद केवल एक ही नींव निर्माण में सफल हुआ, जबकि दूसरा साधना कक्ष से निराश होकर निकला। वांग होंग ने बस उसके कंधे पर थपथपाया और उसे नींव निर्माण की एक और गोली दे दी। निराश साधक ने कृतज्ञतापूर्वक गोली स्वीकार की और अपनी साधना में लौट गया। अगले दिन इस युवा साधक ने सफलतापूर्वक आधारभूत निर्माण की उपलब्धि प्राप्त की और साधना कक्ष से बाहर निकलते ही गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वांग होन के सामने प्रणाम किया और चुपचाप विदा हो गया। वांग होन लगभग 1 महीने तक लियू चांगशिन के आसपास रहा, फिर चुपके से वांग होन के रूप में अपनी पहचान बदलकर जू लुन के पास लौट गया। जू लुन की अवस्था स्थिर हो गई थी, इसलिए वांग होन ने उन्हें साधना के लिए 8 नींव स्थापना गोलियां दी। 10 दिन बाद जू लुन ने सफलतापूर्वक नींव निर्माण हासिल कर ली और वांग होन को 2 गोलियां लौटा दी। दैनिक जिम्मेदारियों के कारण जू लुन ने अपनी अवस्था को स्थिर करने के लिए केवल 2 दिन साधना की और फिर अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। नए स्टोर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं और इमॉर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी ने इस विशाल नए प्रतिष्ठान के लिए सामान की आपूर्ति करने पर सहमति जताई। प्रबंधक के रूप में जू लुन ने इन कार्यों की व्यक्तिगत रूप से देखरेख की। दुकान के आकार को देखते हुए जू लुन ने 3 सहायक प्रबंधकों की भर्ती की। 3 मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल का प्रबंधन उनमें से एक द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त 30 से अधिक कुशल परिचारक, जिनमें पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर संख्या में थे, अधिकतर पहली मंजिल पर काम करते थे। इन परिचारकों को उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के आधार पर चुना गया था, जिससे ग्राहकों को सुखद अनुभव प्राप्त होता था। वांग होंग ने दुकान का पूरा संचालन जू लुन को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद ईस्ट झो ट्रेडिंग नाम से नई दुकान खुली। वांग होंग ने ये नाम इस उम्मीद से चुना कि एक दिन उसकी दुकानें पूर्वी झो साधना क्षेत्र में हर जगह फैलेंगी, जैसे कि असंख्य खजाने वाला टावर, और जहां भी साधक मौजूद हो वहां उनकी उपस्थिति होगी। इमॉर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए सामानों की प्रचुर मात्रा के कारण नई दुकान का भव्य उद्घाटन एक बड़ी सफलता साबित हुआ, जिससे 30 से अधिक कर्मचारी बेहद व्यस्त रहे। हे युआन के घाव लगभग 70 से 80% तक ठीक हो गए थे, लेकिन बचे हुए घाव स्थिर हो गए थे और कई गोलियां खाने के बावजूद उनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। उनके पास अपने जेड मैरो मशरूम के 800 वर्ष पुराने होने और एक वास्तविक औषधि बनने के लिए एक और वर्ष प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओ झोंगजी की चोटें शुरू में मामूली थी और अब तक वे पूरी तरह ठीक हो चुके थे। वांग होंग ने अगली नींव निर्माण परियोजना का अवसर लुओ झोंगजी को देने की योजना बनाई थी। झांग चुनफैन के जाने के बाद से लुओ प्रभावी रूप से अपने अधीनस्थों के मुख्य प्रशिक्षक बन गए थे और उनके लिए पर्याप्त शक्ति होना आवश्यक था। हालांकि वांग होंग ने फिलहाल केवल लुओ झोंगजी को ही पदोन्नत करने का निर्णय लिया, बाकी लोगों को बाद में धीरे धीरे पदोन्नत करने का इरादा था। अचानक सामूहिक उन्नति से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित हो जाता। 30 से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल प्रदान करना ही एक महत्वपूर्ण कार्य था। वांग होंग ने लुओ झोंगजी को 3 ग्रीन स्पिरिट पीच और 8 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स दी और उन्हें निर्देश दिया कि फाउंडेशन बिल्डिंग के बाद बची हुई सभी गोलियां जूलून को सौंप दें।
इसके अतिरिक्त वांग होंग ने वितरण के लिए जू लुन के पास 10 से अधिक हरे आत्मा आड़ू छोड़े, जिससे प्रत्येक साधक को अंशदान बिंदुओं का उपयोग करके प्रति माह एक आड़ू प्राप्त करने की अनुमति मिली। हालांकि उन्होंने किसी को भी इन हरे आत्मा आड़ू को बाहरी रूप से बेचने या इनके बारे में कोई भी जानकारी लीक करने से सख्ती से मना किया। भले ही ये आड़ू अपरिपक्व थे और केवल ची साधना काल के साधकों के लिए ही प्रभावी थे, वांग होंग अनावश्यक परेशानी से बचना चाहते थे। पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन और फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर उपलब्ध होने के कारण वांग होंग अंततः एक और लंबे समय से नियोजित उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था, स्पिरिट फील्ड खरीदना। अपने क्षेत्र से लगातार विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं को निकालना समय के साथ और बड़ी मात्रा में जोखिम भरा था। फिलहाल उनकी कुछ छोटी दुकानें ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ेगा वैसे वैसे जांच पड़ताल भी बढ़ती जाएगी। हमेशा से ही कुछ ऐसे लोग होते थे जो दूसरों की जासूसी करने में रुचि रखते थे और उनके कारोबार की छानबीन से मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। हालांकि उन्होंने इमोर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी को एक दिखावे के तौर पर बनाया था, फिर भी यह एक छोटा सा कारोबार था जो मुख्य रूप से छोटी दुकानों और उच्च कोटि की आध्यात्मिक वस्तुओं पर केंद्रित था। जैसे जैसे कंपनी प्रसिद्धि की सीढ़ियां चढ़ती और फैलती गई, उसे अपने आधारभूत ढांचे स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। साधना जगत में एक मानक शक्ति को फलने फूलने के लिए भौतिक आधार की आवश्यकता होती थी। कुछ शक्तियों के पास आध्यात्मिक अयस्क होते थे, कुछ व्यापार, औजार निर्माण या ताबीज बनाने में निपुण होती थी, लेकिन वे सभी किसी न किसी हद तक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के रोपण में संलग्न होती थी। लुओ झोंगजी द्वारा नींव निर्माण के सफल कार्य के बाद वांग होंग ने अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए लुओ और जूलुन दोनों को बुलाया। मैंने आज आपको यहाँ किसी बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। मैं आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाने के लिए कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र खरीदना चाहता हूँ। आप दोनों एज्योर वर्ल्ड सिटी और उसके आसपास के इलाकों से मुझसे ज्यादा परिचित हैं। क्या आपके पास कोई सुझाव है? जू लुन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, मुख्य रूप से दो प्रकार के आध्यात्मिक क्षेत्र होते हैं, एक एज्योर वर्ल्ड सिटी के अंदर और दूसरा शहर के बाहर। शहर के अंदर वाले क्षेत्र बिखरे हुए और महंगे होते हैं, लेकिन उनका प्रबंधन करना आसान होता है और सुरक्षा के लिए केवल एक या दो ची साधना करने वाले साधकों की आवश्यकता होती है। शहर के बाहर के क्षेत्र बड़े, सघन और सस्ते होते हैं। कुछ दूरस्थ अनछुए क्षेत्रों में यदि कोई स्पिरिट वेन मिल जाए तो स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता के बिना भी आध्यात्मिक क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। हालांकि बाहरी क्षेत्र राक्षसी जीवों और खजाने की खोज करने वाले साधकों के कारण अधिक जोखिम भरे होते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए कम से कम एक फाउंडेशन बिल्डिंग साधक की आवश्यकता होती है। मास्टर ईस्ट, आप किस प्रकार और आकार के आध्यात्मिक क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जू लुन ने एज्योर वर्ल्ड सिटी के अंदर और बाहर स्थित स्पिरिट फील्ड्स की बाजार स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। जू लुन की बातों के आधार पर वांग होंग ने अपना निर्णय लेने से पहले कुछ देर विचार किया। उन्हें बड़ी संख्या में आध्यात्मिक क्षेत्रों की आवश्यकता थी। शहर के भीतर स्थित आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत बिखरे हुए थे, जो केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए अनुकूल नहीं था। इसके अलावा शहर में स्थित स्पिरिट फील्ड्स अधिक महंगे थे और बड़ी मात्रा में खरीदना अलाभकारी होता। इसलिए शहर के बाहर स्थित आध्यात्मिक क्षेत्र सबसे अच्छा विकल्प साबित हुए। सुरक्षा के लिहाज से उनके पास दर्जनों अधीनस्थ थे। चूंकि शहर में उनका ज्यादा काम नहीं था, इसलिए उन्हें बाहर भेजा जा सकता था। मुझे आध्यात्मिक क्षेत्रों का एक विशाल विस्तार चाहिए। मुझे बड़े क्षेत्र से डर नहीं लगता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दूरस्थ है या नहीं। वांग होंग वास्तव में एकांत स्थान को प्राथमिकता देता था, जो लोगों की नजरों से दूर हो। एकांत क्षेत्र में वह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जो पूर्वी गुरु की पसंद के अनुरूप हो सकती है, लुओ झोंगजी ने कहा। वह अक्सर किंगशु पर्वत श्रृंखला में राक्षसी जीवों का शिकार करने के लिए लोगों का नेतृत्व करता था और संभवतः उस जगह से सबसे अधिक परिचित था। किंगजू पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में आध्यात्मिक उपकरण द्वारा लगभग 3 दिन की उड़ान के बाद एक पहाड़ी घाटी है जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसमें 2 छोटी आध्यात्मिक नसें एक दूसरे को काटती हैं। मैं पहले भी वहां जा चुका हूं। उस इलाके में पृथ्वी तत्व के राक्षसी जीवों का एक समूह रहता है, जिनमें कुछ द्वितीय श्रेणी के भी शामिल हैं। हमने अंदर गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की और केवल परिधि से ही अवलोकन किया। अरे वाह, ऐसी शानदार जगह भी है। मुझे भी वहां ले चलो। अगर ठीक लगे तो हमें बस इन राक्षसी जीवों के समूह को हटाना होगा। वांग होंग को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। लाखों वर्षों में विकसित हुई साधना की दुनिया में थोड़ी सी भी बेहतर जगह पहले से ही किसी और के कब्जे में थी। राक्षसी जीवों से किसी क्षेत्र पर कब्जा करना भविष्य के विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। कहते ही काम हो गया। वांग होंग ने तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर ली। 30 ची साधना शिष्यों के साथ साथ वांग होंग, लुओ झोंगजी और लिंग शुआई, 3 आधारभूत निर्माण साधकों ने इन राक्षसी जीवों को काफी सम्मान दिया। समूह शहर के बाहर इकट्ठा हुआ। वर्षों बीतने के साथ उनके 30 अधीनस्थ अंततः ची साधना के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे। यह तो केवल उनकी प्रत्यक्ष साधना का स्तर था। वास्तव में वे मुख्य रूप से शरीर को निखारने पर ध्यान केंद्रित करते थे और अब उनमें से प्रत्येक के पास हजारों जिन की शक्ति थी।
आमने सामने की लड़ाई में यहां तक कि फाउंडेशन बिल्डिंग का अभ्यास करने वाले को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन वर्षों में वांग होंग ने कई स्पिरिट स्टोन अर्जित किए थे। उनके 300 अधीनस्थों में से प्रत्येक उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार श्रेणी के कवच से सुसज्जित थे और उनके हथियार भी उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार थे। इसके अलावा वे सभी एक समान रूप से विशेष रूप से निर्मित जादुई हथियार थे। क्योंकि ची साधना करने वाले साधक बहुत धीमे थे, इसलिए उनके साथ 3 नींव निर्माण करने वाले साधक थे, जिनमें से प्रत्येक 10 ची साधना करने वाले साधकों को ले जा रहा था। लिंग शुआई ने उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल किया और वांग होंग ने उड़ने वाले चाकू जैसे आध्यात्मिक हथियार को बुलाया। गु किंगयांग द्वारा दी गई सिल्वरलाइट शटल पतली थी और कई लोगों को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। केवल लुओ झोंगजी ने एक गोलाकार वस्तु को प्रकट किया, जो देखने में मुश्किल से कई लोगों के बैठने लायक लग रही थी। फाउंडेशन बिल्डिंग हासिल करने के तुरंत बाद उसका एकमात्र आध्यात्मिक हथियार वह था जिसे उसने अपने ची कल्टीवेशन काल से बचाकर रखा था। अभी के लिए मेरा इस्तेमाल करो। वांग होंग ने अपना उड़ने वाला चाकू लुओ झोंगजी को दिया। उसके पास मूल रूप से कई निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार अतिरिक्त थे, लेकिन उनमें से कुछ एक स्वर्ण कोर साधक द्वारा चुरा लिए गए भंडारण बैग में थे। फिर जब स्किनी मंकी और झाओ निंग ने नींव निर्माण में सफलता प्राप्त की, तो वांग होंग ने उन्हें बधाई के रूप में एक एक आध्यात्मिक हथियार भेंट किया। जब तक जू लुन और लुओ झोंगजी फाउंडेशन बिल्डिंग पहुंचे, तब तक वांग होंग के पास देने के लिए कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं बचे थे। वांग होंग ने अपना उड़ने वाला चाकू लुओ झोंगजी को देने के बाद गाओरोंग से प्राप्त कछुए के खोल वाले आध्यात्मिक हथियार को बुलाया, उसका आकार 10 फीट तक बढ़ा दिया और उस पर 10 लोगों को लेकर लुओ झोंगजी के पीछे उड़ने लगा। वह सोच रहा था कि इतने सारे अधीनस्थों के साथ भविष्य के अभियानों के लिए एक छोटी उड़ने वाली नाव फ्लाइंग बोट लेना अच्छा रहेगा। इससे समूह में आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि उड़ने वाली नाव बनाने की लागत सस्ती नहीं थी। उन्होंने योजना बनाई थी कि समय मिलने पर वे इसके बारे में और अधिक जानेंगे। अगर आर्थिक रूप से संभव हुआ तो वे 1 या 2 बनाएंगे। 3 दिन बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। पर्वतीय घाटी के ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने आकाश की ओर दहाड़ते हुए पत्थर के कवच वाले राक्षसों के एक समूह को देखा। घाटी के कई चक्कर लगाने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां लगभग 500 पत्थर के कवच वाले राक्षस मौजूद थे। दूसरे स्तर के राक्षसी राक्षस अभी तक प्रकट नहीं हुए थे और उनकी संख्या स्पष्ट नहीं थी। माना जाता था कि वे घाटी के भीतर की गुफाओं में छिपे हुए थे। संक्षिप्त चर्चा के बाद तीनों ने घाटी के प्रवेश द्वार से अपना हमला शुरू करने का फैसला किया। तीनों ने अपने आध्यात्मिक हथियारों को प्रवेश द्वार पर खड़ा कर दिया और ची साधना करने वाले साधक नीचे कूद गए और जल्दी से एक युद्ध संरचना बना ली। 30 ची साधना करने वाले साधक 3 टुकड़ियों में विभाजित हो गए। प्रत्येक टुकड़ी में 3 साधक बड़ी ढालें धारण किए हुए थे और रक्षा के लिए पूर्ण धातु से बने उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार श्रेणी के कवच पहने हुए थे। प्रत्येक दस्ते में शेष 7 सैनिक ढालधारियों के पीछे खड़े होकर लंबे भाले लिए हुए थे। उनके पास फेंकने के लिए अपने थैलों में कई छोटे भाले भी थे। आध्यात्मिक जड़ों से रहित और शरीर को परिष्कृत करने में विशेषज्ञता रखने वाले ये साधक मंत्र आधारित युद्ध में निपुण नहीं थे। इस प्रकार वर्षों से उनकी युद्ध शैली एक सैन्य इकाई के समान ही बनी रही। दूसरे स्तर के राक्षसी जीवों के प्रकट होने से पहले वांग होंग और लिंग शुआई ने आवरण प्रदान किया, जिससे लुओ झोंगजी और उसके अधीनस्थों को पहले स्तर के राक्षसी जीवों को मारने का मौका मिल गया। चून की प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों की संख्या उनकी संख्या से 10 गुना से भी अधिक थी, इसलिए बिना सोचे समझे आगे बढ़ना बुद्धिमानी नहीं थी। तीनों दस्तों ने एक रणनीति तैयार की, जिसके तहत एक दस्ता राक्षसी जानवरों के एक हिस्से को घाटी से बाहर निकालने के लिए उन्हें लुभाएगा। अन्य 2 दस्ते प्रवेश द्वार पर घात लगाकर हमला करेंगे और मिलकर उन जानवरों को मार डालेंगे जिन्हें लुभाकर लाया गया है। जानवरों को लुभाने के लिए तैनात दस्ते को घाटी में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पहले ही 3 पत्थर के कवच वाले जानवरों ने उन्हें देख लिया और उन पर हमला कर दिया, चाहे वे जीत सके या न जीत सके। केवल 3 राक्षसी राक्षसों के साथ 10 लोगों के दस्ते ने अपने लंबे भालों से आगे बढ़कर उन्हें आसानी से मार डाला। शोर सुनकर 7 और राक्षसी जीव उन्हें घेर लिया, जिन्हें दस्ते ने आसानी से मार गिराया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका सामना कम संख्या में राक्षसी जीवों से हुआ, जो उन्हें बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ऊपर से देखते हुए लुओ झोंगजी ने ये देखा और एक संदेश भेजा, जिसमें प्रवेश द्वार पर मौजूद दोनों दस्तों को घात लगाकर हमला करने के बजाय हमले में शामिल होने के लिए कहा गया। अन्य 2 टुकड़ियों के शामिल होते ही तीनों ने एक निश्चित दूरी बनाए रखी और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए त्रिकोणीय संरचना में आगे बढ़े। वांग होंग और लिंग शुआई ने उनका पीछा किया और हवा से युद्ध का अवलोकन किया। वांग होंग को अपने अधीनस्थों को लड़ते हुए देखने की आदत थी, लेकिन लिंग शुआई, जो जिनान शहर और सीमावर्ती शहर में रह चुका था और अनगिनत बार राक्षसी जानवरों से लड़ चुका था, कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी युद्ध शैली नहीं देखी थी। उनकी हर चाल एकरूप थी और वे एक दूसरे पर बेहद भरोसा करते हुए निर्बाध रूप से तालमेल बिठा रहे थे। 10 सदस्यों की प्रत्येक टीम एक साथ आगे बढ़ी। उन्होंने ये भी देखा कि ये साधक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। जिनके सामने ढालें थीं, वे सीधे राक्षसी जीवों से टकरा सकते थे, जिससे पत्थर के कवच वाले जीव हवा में उड़ जाते थे।
उनके द्वारा फेंके गए छोटे भाले हवा में सीटी बजाते हुए निकलते थे और हमेशा सटीक रूप से राक्षसी जानवरों के सिर को भेदते थे, जो उनकी सटीकता और ताकत को प्रदर्शित करता था। चूंकि इन्हें ब्रूट फोर्स से फेंका जाता था, इसलिए दिव्य चेतना से जादुई हथियारों को नियंत्रित करने वाले साधकों के विपरीत इनकी आक्रमण सीमा कहीं अधिक थी। जब वे पर्वतीय घाटी के केंद्र में पहुंचे तो एक गुफा से दूसरे स्तर का पत्थर के कवच वाला राक्षस निकला। घाटी में मची हलचल को भांपते हुए निम्न श्रेणी के द्वितीय श्रेणी के इस पत्थर के कवच वाले राक्षस ने दहाड़ मारी और तीनों दस्तों की ओर दौड़ पड़ा। दूसरे दर्जे का एक राक्षसी जानवर उनकी ओर दौड़ा और वांग होंग सबकी ताकत परखने के लिए लिंग शुआई को रोक दिया, जो हमला करने ही वाला था। वांग होंग ने उनकी ओर आ रहे अन्य प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीवों का ध्यान रखा और द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीव को दहाड़ते हुए तीनों दस्तों की ओर बढ़ने के लिए छोड़ दिया। लुओ झोंगजी वांग होंग के इरादे को समझ गए और उन्होंने हमला करने से परहेज किया, इसके बजाय हवा से ही निर्देश देना शुरू कर दिया। यह द्वितीय श्रेणी का पत्थर का कवचधारी दानव 20 फीट से अधिक लंबा था और इसका पूरा शरीर मोटे पत्थर के कवच से ढका हुआ था। यह विशेष रूप से तेज नहीं लग रहा था और इसमें किसी भी प्रकार की जन्मजात जादुई कला क्षमताएं भी नहीं थी। जब वे लगभग 100 गज की दूरी पर थे, तब वांग होंग के अधीनस्थ सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया। लुओ झोंगजी के आदेश का पालन करते हुए 20 से अधिक छोटे भाले 3 समूहों में विभाजित हो गए और तेजी से पत्थर के कवच वाले राक्षस के सिर, गर्दन और छाती की ओर बढ़ गए। भाले आते देख पत्थर के कवच वाला जानवर सीधा खड़ा हो गया और अपने दोनों अगले पैरों को घुमाकर आने वाले अधिकांश छोटे भालों को रोक दिया। कुछ ही छोटे भाले उसकी छाती पर लगे, जिससे पत्थर के कवच की एक परत टूट गई। ये देखकर हवा में उड़ रहे लुओ झोंगजी ने एक और आदेश दिया और तीनों टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं से गोलीबारी करते हुए जानवर के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाने लगी। सामने की ओर मौजूद 7 छोटे भाले अब किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि सामने से सिर्फ छाती और अगले पैरों को निशाना बना रहे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य राक्षसी जानवर का ध्यान सामने से अपनी ओर खींचना था। अन्य 2 दस्तों ने इसकी गतिशीलता को सीमित करने के लिए सामने और बगल से इसके दोनों पिछले पैरों को निशाना बनाया। जैसा कि उम्मीद थी, स्टोन आर्मर बीस्ट फिर से सीधा खड़ा हो गया और अपने दोनों अगले पैरों को हिलाकर सामने से आ रहे छोटे भालों को हटा दिया। इसे स्पष्ट रूप से यह एहसास नहीं हुआ कि इस बार सामने से आने वाले छोटे भाले कम थे। आखिरकार इसने अपने विकास के दौरान गणित नहीं सीखा था, इसलिए ये संख्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं था। जैसे ही उसने सामने से छोटे भाले हटाए और विजयी गर्जना करने ही वाला था, उसे अचानक अपने पिछले पैरों में तीव्र दर्द महसूस हुआ। फिर वह दहाड़ा और उस दस्ते की ओर दौड़ा जिसने कुछ क्षण पहले उसके पिछले पैरों में गोली मारी थी। लुओ झोंगजी का इरादा इस दस्ते को सीधे द्वितीय श्रेणी के राक्षसी दानव से भिड़ाने का नहीं था। इसके बजाय उन्होंने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने स्टोन आर्मर बीस्ट का ध्यान सामने से आकर्षित करने के लिए दस्ते की स्थिति को फिर से निर्धारित किया, साथ ही सामने से उस पर हमला किया और फिर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए पीछे हट गए। शेष 2 टुकड़ियों ने अगल बगल से हमला जारी रखा, मुख्य रूप से उसकी गतिशीलता को सीमित करने के लिए उसके पैरों को निशाना बनाया। इस लड़ाई से मचे कोलाहल ने आसपास के इलाकों से और अधिक स्टोन आर्मर बीस्ट्स को आकर्षित किया, लेकिन वांग होंग और लिंग शुए उन्हें रोकने में कामयाब रहे। ठीक उसी समय 2 और द्वितीय श्रेणी के पत्थर के कवच वाले जानवर पहाड़ की गुफा से बाहर निकले, जिनमें से एक उच्च गुणवत्ता वाला द्वितीय श्रेणी का राक्षसी जानवर निकला। वांग होंग उच्च गुणवत्ता वाले द्वितीय श्रेणी के पत्थर के कवच वाले दानव से मिलने गया और साथ ही उसे जकड़ने के लिए अपनी बंधनकारी आत्मा की रस्सी को बुलाया। दूसरे दर्जे का स्टोन आर्मर बीस्ट अभी भी बेखबर इधर उधर भाग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तभी उसे बाइंडिंग स्पिरिट रोप से मजबूती से बांध दिया गया। राक्षसी जानवर को निष्क्रिय करने के बाद वांग होंग ने उस पर और ध्यान नहीं दिया और उनकी ओर आ रहे प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवरों को खत्म करते हुए लड़ाई को देखता रहा। फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण के साधक के रूप में लिंग शुआई को उड़ने में असमर्थ प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवर को मारने के लिए केवल कुछ ही राउंड की आवश्यकता थी। इस समय तक 30 लोगों से घिरे दूसरे दर्जे के राक्षसी जानवर के दोनों पिछले पैर पहले ही टूट चुके थे। राक्षसी जीव की हर बार हमले के समय दिशा बदलने की आदत के कारण वह अब तक अपने विरोधियों को छू भी नहीं पाया था। ये रणनीति पूरी तरह से राक्षसी जीव की कम बुद्धि का फायदा उठाने पर आधारित थी। इस समय तक उसके दोनों पिछले पैर टूट चुके थे और उसके पास दुश्मनों को पकड़ने का कोई मौका नहीं था। वह लगातार हमलों के आगे धीरे धीरे ही हार मानने को तैयार था। कुछ ही समय में राक्षसी जीवों के इस समूह का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया, जिसमें 3 द्वितीय श्रेणी के और लगभग 500 प्रथम श्रेणी के जीव शामिल थे। राक्षसी जानवरों के शवों से मूल्यवान हिस्से एकत्र किए गए और शेष शवों को वांग होंग द्वारा कई बड़े भंडारण थैलों में रखा गया। अब जाकर समूह को पूरी पर्वतीय घाटी का अच्छी तरह से निरीक्षण करने का समय मिला। सभी लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए ताकि पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सकें। इस पर्वतीय घाटी का कुल क्षेत्रफल 1000 एकड़ से अधिक था, जिसमें से होकर 2 छोटी आध्यात्मिक धाराएं बहती थीं, जो एक आध्यात्मिक झरने पर आकर मिलती थीं। आध्यात्मिक नसों की उपस्थिति के कारण पर्वतीय घाटी में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उग रही थीं, हालांकि उनमें से अधिकांश परिपक्व नहीं थीं, संभवतः राक्षसी जानवरों के समूह द्वारा उनका सेवन कर लिया गया था। स्पिरिट स्प्रिंग के पास कुछ अच्छी द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उग रही थीं, लेकिन वे भी अभी तक परिपक्व नहीं हुई थीं।
पर्वतीय घाटी के किनारे पर 3 पर्वतीय गुफाएं थीं, जो संभवतः 3 द्वितीय श्रेणी के राक्षसी जीवों के निवास स्थान थे। इन बेसिक बिकिनी बॉडी को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रेनबेरीज। दुआ लिपा के 12 लुक्स जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। हर ब्यूटी। वांग होंग ने उनके अंदर खोजबीन की और द्वितीय श्रेणी के अयस्क के कुछ टुकड़े पाए, लेकिन इसके अलावा कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। हालांकि इस पर्वतीय घाटी का क्षेत्रफल 1000 एकड़ से अधिक था, लेकिन इसकी सारी भूमि आध्यात्मिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उपयुक्त होने के लिए इसमें पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक थी। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता पर निर्भर करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्रों की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण थी। साधना जगत में आध्यात्मिक क्षेत्रों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी आदि में वर्गीकृत किया गया था। प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं को स्थापित करने के लिए उपयुक्त थे। द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए उपयुक्त थे, और तृतीय श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र प्रथम से तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं को स्थापित करने के लिए उपयुक्त थे, और इसी प्रकार आगे भी। यदि कोई प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं को रोपित करना चाहता है तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं के विकास को सहारा देने के लिए क्षेत्रों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनःपूर्ति करने के लिए स्पिरिट स्टोन या स्पिरिट स्प्रिंग वाटर से निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होगी। एज्योर वार्ड सिटी में वांग होंग द्वारा खरीदी गई सभी संपत्तियों में प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र थे। हालांकि उनके संप्रदाय द्वारा आवंटित गुफा महल में 40 एकड़ से अधिक भूमि थी, लेकिन द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल केवल 1 एकड़ से थोड़ा अधिक था। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं को रोपने के लिए उपयुक्त थी। गहन जांच के बाद यह निर्धारित किया गया कि इस पर्वतीय घाटी को 300 एकड़ से अधिक के आध्यात्मिक क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है। स्पिरिट वेन के निकट वे संभावित रूप से 10 एकड़ से अधिक के द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र बना सकते हैं। चूंकि उन्होंने यहां आध्यात्मिक क्षेत्रों को विकसित करने का फैसला किया था, इसलिए 30 से अधिक लोगों के समूह ने अस्थायी रूप से इस क्षेत्र में बसने का निर्णय लिया। लिंग शुआई की बेटी को देखभाल के लिए जू लुन को सौंपा गया था, और वांग होंग ने उसे पहले एज्योर वार्ड सिटी लौटने का निर्देश दिया क्योंकि वहां उसकी आवश्यकता थी। वांग होंग और उनके 30 से अधिक अधीनस्थों ने जमीन को समतल करने से शुरुआत करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्रों को विकसित करने का काम शुरू किया। पर्वतीय घाटी पूरी तरह समतल नहीं थी, उसमें कई बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। कुछ पत्थरों पर उगने वाली कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को छोड़कर उनमें से अधिकांश अनावश्यक बाधाएं थीं। उन्हें सबसे पहले इन बड़े पत्थरों को खोदकर निकालना पड़ा, फिर उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले सभी पेड़ों को काटना पड़ा। इसके बाद वे मिट्टी को समतल करके आध्यात्मिक खेतों को खेती के लिए प्रबंधनीय भूखंडों में विभाजित करते। एक बार जब आध्यात्मिक क्षेत्र ठीक से तैयार हो गए तो उन्हें घर बनाने की आवश्यकता थी। चूंकि यहाँ एक स्थायी उपस्थिति होगी, इसलिए अभी घर बनाना उचित था। अत्यधिक शक्ति वाले इस समूह के लोगों के लिए घर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने जमीन समतल करते समय खुदाई में मिले पत्थरों का इस्तेमाल मजबूत नींव बनाने के लिए किया। यहाँ की निचली जमीन होने के कारण उन्होंने नींव जमीन से 3 फीट ऊपर बनाई। फिर उन्होंने पहले से काटी गई लकड़ी का उपयोग करके इन पत्थर की नींवों के ऊपर घर बनाए। वे 30 से अधिक लोगों का एक समूह थे जिन्होंने दर्जनों घरों के निर्माण में 1 महीने से अधिक समय बिताया था। आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए भूमि को साफ करने में लगे 2 हफ्तों के अलावा इस पर्वतीय घाटी को पूरी तरह से रूपांतरित करने में उन्हें लगभग 2 महीने लग गए थे। मूल रूप से ये पर्वतीय घाटी पेड़ों और बिखरे हुए पत्थरों से भरी हुई थी, लेकिन अब ये सुव्यवस्थित हो गई थी। स्पिरिट स्प्रिंग वाटर को खेतों की ओर मोड़ दिया गया था और घाटी के चारों ओर दर्जनों घर बिखरे हुए थे। अब केवल 2 ही काम बचे थे। पहला, उन्हें बीज या पौधे तैयार करने थे। दूसरा, रक्षात्मक संरचना बनानी थी। इस सुदूर जंगल में रक्षात्मक संरचना न बनाना संभव नहीं था। मनुष्य और राक्षसी जीव दोनों ही खतरा थे। विशेषकर जब कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां परिपक्व हो जाती थीं, तो उनसे एक अनोखी सुगंध निकलती थी। इनमें से कुछ सुगंधें काफी दूर तक फैल सकती थीं, जिससे दूर से ही लोग या राक्षसी जीव आकर्षित हो जाते थे। एक सुरक्षात्मक संरचना न केवल बाहरी खतरों से बचाव करती है, बल्कि इन सुगंधों के रिसाव को भी रोकती है, जिससे कई संभावित समस्याएं कम हो जाती हैं। आप अपने लोगों के साथ अस्थायी रूप से यहीं रहेंगे। यदि कोई ऐसा खतरा हो जिसका आप सामना न कर सकें, तो अपने समूह के साथ निकल जाइए। मैं सबसे पहले एज्योर वार्ड सिटी वापस जाकर आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बीज या पौधे ढूंढूंगा। इसके अलावा मुझे यहाँ एक गठन तैयार करने के लिए एक गठन विशेषज्ञ को नियुक्त करना होगा। वांग होंग ने लुओ झोंगजी और अन्य लोगों को व्यवस्थित किया और फिर माउंटेन वैली से चले गए। रास्ते में उसे एक सुनसान जगह मिली, वह चुपचाप छिप गया और अपने स्पेस में प्रवेश कर गया। अंतरिक्ष के भीतर उसने विशेष रूप से पौध उगाने के लिए कुछ एकड़ भूमि साफ की। वर्तमान में उसके अंतरिक्ष के भीतर समय बाहरी दुनिया की तुलना में 165 गुना अधिक गति से बीत रहा था। वह पहले कुछ छोटे पौधे उगा सकता था और फिर उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्रों में रोप सकता था, जिससे प्रक्रिया में कुछ समय की बचत हो जाती थी। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अपेक्षाकृत जल्दी परिपक्व हो जाती थीं, आमतौर पर कुछ दशकों में।
हालांकि द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिपक्व होने में कई 100 वर्ष लगते थे, जो कि एक आधारभूत भवन के साधक के जीवनकाल से भी अधिक था। 300 एकड़ से अधिक के प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्रों के साथ यदि वह उनमें कुछ अंतरिक्ष की मिट्टी मिला दे तो वह द्वितीय या तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं भी रोपित कर सकता है। हालांकि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। अगर सभी प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुओं से भर जाते और वे फल फूलने लगते, तो अगर कोई उस जगह का निरीक्षण करना चाहता तो उसे कठोर उपाय अपनाने पड़ सकते थे। उसने इस उद्देश्य के लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित करने और कुछ अंतरिक्षीय मिट्टी का उपयोग उत्परिवर्तित आध्यात्मिक अनाज बोने के लिए करने का इरादा किया। शेष आध्यात्मिक खेतों में उसने उचित उपज उगाने का निर्णय लिया। एजियोर वार्ड सिटी लौटने के बाद वांग होंग ने सबसे पहले जूलुन से संपर्क किया। पूर्व के स्वामी, क्या वहां सब कुछ व्यवस्थित हो गया है? मैंने लिंग शुआई से सुना है कि उन्होंने उस पर्वतीय घाटी में सैकड़ों एकड़ आध्यात्मिक क्षेत्रों को साफ करने में कामयाबी हासिल की है। जू लुन उत्साह से वांग होंग के पास पहुंची। जाहिर तौर पर वह इस उपलब्धि की खुशी में भागीदार थी। हाँ, सब कुछ साफ हो गया है। यहाँ 300 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ में द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, वांग होंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस बार माउंटेन वैली में रक्षात्मक संरचना तैयार करने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर की तलाश में वापस आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि एजियोर वार्ड सिटी में मौजूद दूसरे स्तर के फॉर्मेशन मास्टर्स में से किसके पास संरचनाओं में सबसे अधिक दक्षता है? माउंटेन वैली बहुत विशाल थी और साधारण एरे प्लेटें इतनी दूरी तय नहीं कर पाती। उन्हें साइट पर इसे स्थापित करने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर की आवश्यकता थी। जू लुन ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे धीरे जवाब दिया। एजियोर वार्ड सिटी में मौजूद द्वितीय स्तर के फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक विशेष रूप से कुशल व्यक्ति थी। हालांकि वह काफी घमंडी थी और उसे सामान्य वेतन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे मनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जू लुन ने समझाया। ओह, ऐसी कोई असाधारण शख्सियत भी है? आप मुझे उनके बारे में बता ही दीजिए। मैं कोशिश करूंगा, भले ही मैं उन्हें मना ना पाऊं, तो भी मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, वांग होंग ने बड़ी उत्सुकता से जवाब दिया। इस महिला का नाम काय है, जो दक्षिण नगर जिले में रहती है। वह योग रचनाओं के अध्ययन में लीन रहती है और बाहरी लोगों से बहुत कम मिलती है। पूर्वी गुरुजी, आप कोशिश कर सकते हैं, जू लुन ने कहा। ठीक है, मैं जाकर उसे ढूंढता हूं, वांग होंग ने कहा और जाने ही वाला था कि जू लुन ने उसे वापस बुलाया और उसे एक जेड स्क्रॉल पकड़ा दिया। पूर्व के स्वामी, यदि आप उसे मना नहीं सकते तो इस जेड स्क्रॉल में कुछ अन्य सक्षम द्वितीय स्तर के प्रशिक्षण मास्टर्स के पते हैं। शायद वे आपके लिए उपयोगी हों, जू लुन ने कहा, स्पष्ट रूप से वांग होंग की सफलता के बारे में बहुत अधिक आशा नहीं रखते हुए। वांग होंग को वह पता मिल गया जिसका जिक्र जू लुन ने किया था, एक शांत आंगन जिसके प्रवेश द्वार पर आध्यात्मिक बांसों का एक समूह था। वह दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। कुछ क्षण बाद उसने दरवाजे की ओर आते हुए धीमी कदमों की आहट सुनी। चरमराहट। लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके सामने 20 वर्ष की एक युवती का चेहरा दिखाई दिया। आप किसे ढूंढ रहे हैं? महिला ने पूछा। क्या ये दाऊवादी साई का निवास स्थान है? वांग होंग ने पूछा। जी हाँ, क्या बात है? मेरी मालकिन आमतौर पर आगंतुकों से नहीं मिलती है, महिला ने जवाब दिया और दरवाजा बंद करने के लिए तैयार दिखी। वांग होंग ने झट से एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे एक प्रकार की स्पिरिट मिली है जो मुझे लगता है कि काफी स्फूर्तिदायक है और थकान दूर कर सकती है। मैं चाहता हूं कि दाओइस्ट काय इसका स्वाद चखें। वांग होंग ने अपने स्टोरेज बैग से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसे महिला को सौंप दिया। मेरी प्रेमिका उपहार स्वीकार नहीं करती, महिला ने जवाब दिया। महिला को दोबारा मना करते देख वांग होंग ने कहा, यह स्पिरिट असाधारण है और आपकी मालकिन को यह जरूर पसंद आएगी। युवती ने लकड़ी का बक्सा स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि वह अपनी मालकिन को यह तय करने देगी कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। ठीक है, यहीं रुको, महिला ने कहा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और जल्द ही कदमों की हल्की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। युवती अटारी के एक कमरे में दाखिल हुई जहां सफेद कपड़े पहने एक महिला बैठी थी। उस महिला का रूप शांत और सुरुचिपूर्ण था, संसार की धूल से अछूता, एक अलौकिक सुंदरता बिखेरता हुआ। मैडम, थोड़ी देर पहले कोई यहाँ आया था जो स्पिरिट पेश कर रहा था। उसने कहा कि आपको ये पसंद आ सकती है। युवती ने स्पिरिट से भरा लकड़ी का डिब्बा सफेद कपड़े पहनी महिला के सामने मेज पर रखते हुए कहा। वह व्यक्ति तो बड़े कंजूस है ना? कौन चाय को पत्ती पत्ती नाप कर देता है? युवती ने बगल से बड़बड़ाते हुए कहा। इसी बीच सफेद कपड़े पहनी महिला लकड़ी के बक्से के पास पहुंची, धीरे से ढक्कन खोला और अंदर केवल 5 पन्ना हरे रंग की चाय की पत्तियां पाई। ये व्यक्ति तो वाकई बहुत कंजूस है। भला कौन चाय की पत्तियों को नापकर चाय बनाता है? उसने टिप्पणी की। फिर भी उसने गहरी सांस ली और तुरंत ही अपने समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार महसूस किया। ये चाय काफी अच्छी लग रही है और मेरे लिए फायदेमंद होनी चाहिए। जाओ और उसे अंदर बुलाओ, सफेद कपड़े पहनी महिला ने निर्देश दिया। उनके जैसी गठन विशेषज्ञ के लिए, जो अक्सर गठन का विश्लेषण करते समय अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च कर देती थी, ये स्पिरिट एक दुर्लभ खजाना थी। जब वे संरचनाओं का अनुमान लगाते थे तो इससे उनकी मानसिक शक्ति पर काफी दबाव पड़ता था, जिससे अक्सर थकान होती थी और यहां तक कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी तनावग्रस्त हो जाती थी।
महिला ने अभी अभी एक घूंट पिया था और स्पिरिट टी के ताजगी भरे प्रभाव को अपने मन पर महसूस किया। इससे उसे आगंतुकों से बचने की अपनी आदत पर पुनर्विचार करने का मौका मिला। कुछ ही देर में युवती वांग हॉन को अटारी में ले गई। सफेद पोशाक वाली महिला ने वांग हॉन का अभिवादन करते हुए कहा, आदरणीय अतिथि, आपका स्वागत है। कृपया बैठिए। उनके बैठने के बाद महिला ने आगे पूछा, क्या मैं आपके आने का उद्देश्य जान सकती हूँ? मैं दाओवादी साई से एक गठन स्थापित करने में सहायता का अनुरोध करना चाहूंगा, वांग होंग ने सीधे जवाब दिया, बात को घुमा फिराए बिना। सफेद वस्त्र पहने महिला ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आपको किस प्रकार की संरचना की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका इनकार करने का कोई इरादा नहीं था। वांग होंग ने माउंटेन वैली की स्थिति और अपेक्षित परिणाम के बारे में संक्षेप में बताया। कुछ देर रुकने के बाद सफेद कपड़े पहनी महिला ने कहा, मुझे पहले स्थल का निरीक्षण करना होगा, भूभाग, स्पिरिट वेन्स की दिशा और अन्य कारकों पर विचार करना होगा। तभी मैं आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक संरचना आरेख तैयार कर पाऊंगी। वांग होंग हैरान था। उसने फॉर्मेशन मास्टर के इतने कुशल होने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा का कारण स्पष्ट हो गया। फॉर्मेशन मास्टर्स और उनके समकक्ष कीमियागरों में कुछ समानताएं थीं। साधारण फॉर्मेशन मास्टर्स स्थापित पैटर्न का पालन करते हुए फॉर्मेशन बनाते थे। इतिहास में अनगिनत निश्चित फॉर्मेशन आरेख पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। अधिकांश फॉर्मेशन मास्टर्स इनमें से कुछ आरेखों को सीखकर उनकी नकल करते थे। ये थ्री पावर्स फॉर्मेशन जैसी बुनियादी संरचना में महारत हासिल करने और उसे सावधानीपूर्वक स्थापित करने में सक्षम होने के समान था, जो किसी को फॉर्मेशन मास्टर के रूप में योग्य बनाता है। कुछ फॉर्मेशन मास्टर केवल 3 से 5 फॉर्मेशन ही समझ पाते थे और वे जहां भी जाते थे उन्हीं का बार बार इस्तेमाल करते थे। दर्जनों संरचनाओं में निपुणता होने से व्यक्ति अपने ही स्तर के संरचना विशेषज्ञों के बीच अलग पहचान बना लेता था। एक ऐसा फॉर्मेशन मास्टर जो भूगोल, स्पिरिट वेन्स और अन्य कारकों के आधार पर मौजूदा फॉर्मेशन को पर्यावरण के अनुकूल बेहतर बनाने के लिए संशोधित कर सकता था, उसे इस कला का सच्चा उस्ताद माना जाता था। जहां तक उन लोगों की बात है जो सीधे तौर पर संरचना आरेख तैयार कर सकते थे, वे बेहद दुर्लभ थे। साधना जगत में पूर्वजों से सीखने और उनकी पद्धतियों का कड़ाई से पालन करने का यह तरीका सभी क्षेत्रों में आम था। अधिकांश लोग पहले से बनी हुई चीजों को ही लागू करते थे, जबकि कुछ ही लोग बुनियादी बातों में महारत हासिल करने के बाद अनुकूलन और नवाचार करने में सक्षम होते थे। सच्चे प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ थे और उनमें से सबसे असाधारण लोगों को भी कुछ नया बनाने से पहले ज्ञान की एक ठोस नींव हासिल करनी पड़ती थी। यही कारण था कि साधना तकनीकों, कौशलों और परंपराओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि सच्चे रचनाकार बहुत कम थे और ऐसी दुनिया में जहां साधना के कारण समय की कमी थी, इन कलाओं में गहराई से उतरने का समय किसके पास था? वांग होंग कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। वह नई औषधि बनाने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसे अंतरिक्ष तक पहुंच प्राप्त थी, जिससे उसे आवश्यक ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करने के लिए सैकड़ों गुना अधिक समय मिल जाता था। वांग होंग को सोच में डूबा देखकर सफेद वस्त्रधारी महिला ने कहा, इलाके की छानबीन करने से पहले आपको कुछ जमा राशि देनी होगी। मैं केवल इसी प्रकार की स्पिरिट स्वीकार करती हूँ। उसने वांग होंग द्वारा लाए गए लकड़ी के बक्से को धीरे से हिलाया। उसने मूल रूप से इस दौरान अपनी औपचारिक पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वांग होंग द्वारा इस स्पिरिट की पेशकश ने उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि आपको कितनी स्पिरिट चाहिए, और मेरे पास भी अभी ज्यादा मात्रा में नहीं है, वांग होंग ने अत्यधिक मांग के डर से सावधानी से कहा। आखिरकार अंतरिक्ष की सहायता के बिना इस क्यू लॉन्ग चाय का उत्पादन अत्यंत सीमित था। सफेद कपड़े पहनी महिला ने पूछा, अभी आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास अभी सिर्फ 1 पाउंड है, वांग होंग ने जवाब दिया। यही उनकी न्यूनतम राशि थी। ये कंजूसी की बात नहीं थी, बल्कि स्पिरिट की दुर्लभता को देखते हुए यही उनकी अधिकतम क्षमता थी। ठीक है, 1 पाउंड स्पिरिट दीजिए और मैं आपके लिए फॉर्मेशन डायग्राम डिजाइन करने की जिम्मेदारी लूंगा। सेटअप के लिए आवश्यक सामग्री आपको स्वयं खरीदनी होगी। यदि बाद में वास्तविक तैनाती में आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे। दोनों कीमत पर सहमत हो गए और वांग होंग ने अग्रिम भुगतान के रूप में आधा पाउंड स्पिरिट का भुगतान किया। अगले दिन वांग होंग सफेद कपड़े पहनी महिला को माउंटेन वैली ले गया, जहां उन्होंने पूरे दिन सावधानीपूर्वक उस क्षेत्र की जांच की। 3 दिन बाद जब वे एज्योर वार्ड सिटी लौटे, तो सफेद वस्त्रधारी महिला ने वांग होंग को एक जेड स्क्रॉल सौंपा। उसके अंदर माउंटेन वैली के निर्माण का डिजाइन और स्थापना के लिए आवश्यक सामग्रियों की एक सूची थी, जिसमें सैकड़ों अलग अलग सामग्रियां शामिल थीं, जिनमें से कुछ के बारे में वांग होंग ने पहले कभी नहीं सुना था। वांग होंग ने सामग्रियों की सूची को लिखकर जू लुन को सौंप दिया ताकि वह उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर सके। आधे महीने से अधिक समय बाद जू लुन वांग होंग के पास लौट आए। ईस्ट मास्टर, अभी भी 10 से अधिक प्रकार की सामग्रियां हैं जो हमें नहीं मिल पाई हैं। मैंने एज्योर वार्ड सिटी की सभी दुकानों में खोजबीन कर ली है। जू लुन ने वांग होंग को एक भंडारण थैली सौंपी, साथ ही एक जेड स्क्रॉल भी दिया जिसमें उन सामग्रियों की सूची थी जो नहीं मिल सकी। वांग होंग ने जेड स्क्रॉल पर एक नजर डाली और पाया कि ये सभी दूसरी श्रेणी की सामग्रियां थीं। उसने कहा, इस सूची की 2 और प्रतियां बनाओ, एक झाओ निंग को और एक स्किनी मंकी को दे दो।
इस दौरान हम दोनों विभिन्न व्यापार मेलों और नीलामियों में भाग लेंगे। कुछ देर सोचने के बाद वांग होंग ने एक थैले से कई चीजें निकाली, जिनमें दवा की बोतलें, शराब की बोतलें, लकड़ी के बक्से, जैट के बक्से और अन्य चीजें शामिल थी। ये सामग्रियां निस्संदेह दुर्लभ हैं। कोई भी इन्हें स्पिरिट स्टोन के बदले बेचने को तैयार नहीं होगा। चलो इन दुर्लभ सामग्रियों का इस्तेमाल व्यापार के लिए भी करते हैं। उसने इन सभी चीजों को एक स्टोरेज बैग में भरकर जू लुन को सौंप दिया। एजोर वार्ड सिटी में फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स के लिए व्यापार करने के कई स्थान थे, लेकिन ये आमतौर पर हर 6 महीने या महीने में एक बार होते थे। कभी कभी कई दिनों तक कोई व्यापार मेला नहीं लगता था, जबकि कभी कभी एक ही दिन में कई मेले लग जाते थे। इसलिए उनमें से प्रत्येक को अलग अलग आयोजनों में भाग लेना पड़ता था। जू लुन को विदाई देने के बाद वांग होंग ने लियू चांगशेंग को एक ट्रांसमिशन ताबीज भेजा और उनसे शेष सामग्री को सावधानीपूर्वक खोजने के लिए कहा। शैडो किल के पूर्व प्रमुख के रूप में लियू चांगशेंग कई रहस्यों से अवगत थे, जिनमें कुछ भूमिगत काले बाजार भी शामिल थे। उस दिन फाउंडेशन बिल्डिंग के दर्जनों साधक एक हॉल में एकत्रित हुए और एक व्यापारिक आयोजन में भाग लिया। वांग होंग एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के वेश में कार्यक्रम में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और उसने सीधे उन 10 से अधिक सामग्रियों के नाम गिनाए जिनकी उसे आवश्यकता थी। इसके बदले में उन्होंने दूसरे दर्जे की स्पिरिट वाइन या नरिशिंग एसेंस पिल्स की पेशकश की। फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों के बीच द्वितीय श्रेणी की स्पिरिट वाइन और नरिशिंग एसेंस पिल्स को मानक मुद्रा माना जाता था। लगभग हर किसी को इन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी और इनकी मांग हमेशा बनी रहती थी। परिणामस्वरूप वांग होंग के प्रस्ताव ने फाउंडेशन बिल्डिंग के कई साधकों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। अंत में वह अपनी स्पिरिट वाइन के बदले में गठन सामग्री के 2 टुकड़े प्राप्त करने में सफल रहा। अन्य लोग उसकी स्पिरिट वाइन और गोलियों में रुचि रखते थे, लेकिन वे केवल उसके सफल सौदों से ईर्ष्या कर सकते थे। उसी दिन स्किनी मंकी और झाओ निंग दोनों को गठन सामग्री का एक एक टुकड़ा प्राप्त हुआ, जबकि जू लुन को कोई सफलता नहीं मिली। अगले कुछ हफ्तों में उन चारों ने उपलब्ध हर ट्रेडिंग इवेंट में भाग लिया। वांग होंग के भेष बदलने के कौशल काफी प्रभावी थे, क्योंकि वह इन आयोजनों में लगातार आकर्षक शर्तें पेश करता था, जिससे उसके सौदों में सफलता की दर काफी अधिक रहती थी। जू लुन और अन्य लोग विश्वसनीय वेश बदलने के कौशल की कमी के कारण वांग होंग की तुलना में अधिक सतर्क थे और उनकी सफलता दर कम थी। 3 महीने से अधिक समय के बाद वे अंततः निर्माण सामग्री के शेष 10 से अधिक टुकड़े एकत्र करने में सफल रहे। वांग होंग ने खुद को परेशानी से बचाने का फैसला किया और कई उपनाम वाली महिला को गठन की व्यवस्था संभालने के लिए कहा। तुम्हारी स्पिरिट खत्म हो गई है। इस बार तुम बदले में क्या इस्तेमाल करने का इरादा रखती हो? मुझे साधारण चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, महिला साधिका ने वांग होंग के दोबारा फॉर्मेशन में सहायता मांगने पर पूछा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता ये काम करेगा? वांग होंग ने आध्यात्मिक शक्ति से उसे थामे हुए एक जैड की शीशी निकाली और उसे महिला साधिका को भेंट कर दिया। सफेद कपड़े पहनी महिला ने शीशी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, ढक्कन खोला, उसके अंदर की सामग्री पर एक नजर डाली और फिर लापरवाही से उसे बंद कर दिया। शानदार मुख का अमृत। अगर दूसरी महिला साधिकाएं इसे देखें तो हो सकता है कि वे किसी साथी साधिका के साथ इसके लिए अपनी संपत्ति का सौदा करने को तैयार हो जाएं। दुर्भाग्य से यह मेरे लिए बेकार है। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं, तो इस शानदार चेहरे के अमृत का मेरे लिए क्या उपयोग है? वांग होंग को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिखने में युवा लगने वाली यह फॉर्मेशन मास्टर अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। वह लगभग 200 साल की होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने खुद को एकांत में रखा। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के इतने करीब हो तो उसे सांसारिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता होती है? सफेद वस्त्र पहने महिला ने मानो वांग होंग के विचारों को भांप लिया और कहा, मुझे कुछ चोटें आई हैं। अगर साथी साधक के पास कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली उपचार की गोलियां हो तो उन पर विचार करना उचित होगा। शायद मृत्यु का सामना करते समय भी वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे एक बुरी चुड़ैल समझ लें। जब उसने आदान प्रदान का प्रस्ताव रखा तो महिला ने खुद को भी एक स्पष्टीकरण दिया। मैं संयोगवश एक रसायन शास्त्री हूं और मेरे पास कुछ उपचार की गोलियां हैं। शायद उनमें से कुछ मेरे साथी साधक काय के लिए उपयुक्त हो, उन्होंने कहा। वांग होंग ने गोलियों की 3 शीशियां निकाली और उन्हें सफेद कपड़े पहनी महिला के सामने रख दिया। वांग होंग की बातें सुनकर महिला के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक उठी, क्योंकि उसने तीनों शीशियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। ये तीनों गोलियां, हालांकि इन्हें दूसरी श्रेणी की उपचारात्मक गोलियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मैंने पहले ही सभी आजमा ली हैं और इनसे मेरी चोटों में कोई फायदा नहीं हुआ, उसने कुछ निराशा के साथ कहा। वर्षों से उसने अनगिनत प्रकार की गोलियां आजमाई थीं, जिनमें से अधिकतर दूसरी श्रेणी की उपचारात्मक गोलियां थीं और वह उन्हें पहले ही ले चुकी थी। क्या साथी किसान कृपया इस पर एक नजर डालेंगे? वांग होंग ने सफेद वस्त्र पहने महिला के शांत और सुंदर चेहरे को देखा और सहानुभूति से भर गया। उसने एक सुंदर नक्काशीदार जैड की शीशी निकाली और उसे भेंट कर दी। ये वो गोलियां थीं जिन्हें उसने हे युआन की चोटों के लिए तैयार किया था और अभी भी कुछ बची हुई थी। ये मुख्य रूप से 700 साल पुराने जैड मैरो मशरूम से बनी थी और उसने गोली बनाने की विधि में महत्वपूर्ण सुधार किए थे, जिससे ये पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई थी।
सफेद कपड़े पहनी महिला ने जैड की शीशी उठाई और धीरे से उसमें से एक क्रिस्टल जैसी साफ गोली निकाली, उसे अपने हाथ में पकड़कर ध्यान से उसकी जांच की। उसने पहले कभी इस तरह की गोली नहीं देखी थी, इसलिए उसे इसके प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे नहीं पता ये किस तरह की गोली है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, उसने स्वीकार किया। गोली देखने में जैड की तरह सुंदर थी, लेकिन वह इस क्षेत्र की विशेषज्ञ नहीं थी और इसकी गुणवत्ता का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। यह एक नई गोली है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है। इसके प्रभाव अन्य निम्न स्तर की उपचारात्मक गोलियों से बेहतर हैं, वांग होंग ने विनम्रता से कहा। सफेद कपड़े पहनी महिला गोली की गुणवत्ता का पता नहीं लगा सकी और उसे ये भी नहीं पता था कि वांग होंग उसे धोखा दे रहा है या नहीं, लेकिन अंत में उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया और लेन देन के लिए सहमत हो गई। वांग होंग ने एक बार फिर सफेद पोशाक वाली महिला का नेतृत्व करते हुए माउंटेन वैली में एक विशेष संरचना तैयार की। पर्वतीय घाटी तीन ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी और रक्षात्मक संरचना तीनों दिशाओं में चोटियों तक फैली हुई थी। चोटियों की ऊंचाई का उपयोग करके इसने रक्षा को और मजबूत बनाया। परिणामस्वरूप तीनों शिखर प्राकृतिक दीवारों में बदल गए और क्योंकि संरचना का दायरा बढ़ गया, इसलिए संरचना को सक्रिय करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई। घाटी का प्रवेश द्वार अभी भी लार्ज फॉर्मेशन के प्रवेश और निकास द्वार के रूप में संरक्षित था। लार्ज फॉर्मेशन में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को एक विशेष रूप से बनाया गया पास टोकन रखना आवश्यक था, अन्यथा उन्हें लार्ज फॉर्मेशन द्वारा घुसपैठिया माना जाता था। इस संरचना के संचालन के दो तरीके थे। पहला दैनिक तरीका था, जो शांति के समय के लिए उपयुक्त था। इस तरीके में विशाल संरचना क्षेत्र को अलग थलग कर देती थी, जिससे बाहरी लोगों को बिना अनुमति के प्रवेश करने या छानबीन करने से रोका जा सके। ये बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करती थी और घाटी में मौजूद दो छोटी आध्यात्मिक नसों पर निर्भर रहकर अपना संचालन जारी रखती थी। दूसरा मोड रक्षात्मक मोड था, जिसका उपयोग युद्ध या बाहरी खतरों के समय किया जाता था। यह बाहरी हमलों से बचाव के लिए एक सुरक्षात्मक कवच को सक्रिय कर देता था। यह मोड आध्यात्मिक ऊर्जा को अत्यंत तेजी से खर्च करता है और इसके लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है। खर्च की सटीक मात्रा शत्रु के हमलों की तीव्रता पर निर्भर करती है। इस संरचना को तैयार करने में पूरे 7 दिन लगे। गठन की व्यवस्था के दूसरे दिन वांग होंग ने सफेद कपड़े पहनी महिला को वादा की गई उपचार की गोलियां सौंप दी। उसी शाम उसने फॉर्मेशन तैयार करने की तैयारी करते समय एक गोली ले ली। तभी उसे एहसास हुआ कि वांग होंग ने जब दावा किया था कि ये इलाज की गोलियां साधारण घटिया गोलियों से बेहतर हैं, तो उसने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। वास्तव में वह काफी विनम्र था। हालांकि उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए एक गोली पर्याप्त नहीं होगी। 7 दिन बाद वे दोनों, एक बैंगनी और दूसरा सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। सफेद वस्त्रधारी महिला ने पूछा, मेरे प्रिय वांग दाओवादी मित्र, अंततः संरचना सफलतापूर्वक स्थापित हो गई है। फिलहाल ये दैनिक मोड में है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। साथ ही साधक काय, आपने सचमुच अपनी प्रतिष्ठा को सार्थक किया है, वांग होंग ने उत्तर दिया। वास्तव में ये संरचना असाधारण थी, यहाँ तक कि द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं में भी। मुझे खुशी है कि आप संतुष्ट हैं। हालांकि मेरी एक और विनती है और मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। ओह, मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है। अगर यह मेरी क्षमताओं के भीतर है तो मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि वांग होंग को अनुरोध की प्रकृति का पता नहीं था, लेकिन उसे कुछ अनुमान थे। क्या आपके पास अभी भी आपकी कुछ दवाइयां बची हैं? मैं आपसे उनका लेन देन करना चाहूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझसे क्या व्यापार करना चाहते हैं? वांग होंग ने पूछा। पहले की तरह उसे साधारण आध्यात्मिक वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे पास ब्रेकर थ्रू रियल्म पिल है। क्या आप मेरे साथ अदला बदली करना चाहेंगे? सफेद वस्त्रधारी महिला ने प्रस्ताव रखा। उसे लगा कि वांग होंग, जो एक रसायन शास्त्री है, के पास शायद इस तरह की गोली न हो, और अगर हो भी तो उसे और अधिक मिलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वांग होंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस तरह की गोली की जरूरत नहीं है। मेरे पास 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी है। यह उसका आखिरी उपाय था, जिसके बारे में उसने कभी दूसरों को नहीं बताया। इसके अलावा अधिकांश रसायन शास्त्री आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के प्रति बहुत उत्साही थे। यहाँ तक कि 1000 साल तक जीवित रहने वाली द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी तृतीय श्रेणी की बन जाती। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वांग होंग इस समय अपने अंतरिक्ष में मौजूद 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बेचने के तरीकों पर विचार कर रहा था। ये किस प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है? वांग होंग ने पूछा। यदि यह कोई दुर्लभ प्रजाति होती जो उसके पास नहीं होती, तो वह इसके बदले में कुछ देने पर विचार कर सकता था। यह 1000 साल पुरानी फ्रिगेट स्टारग्रास है। दुर्भाग्यवश यह एक संयोग है, लेकिन मेरे पास 1000 साल पुरानी फ्रिगेट स्टारग्रास भी है। इस प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटी अपेक्षाकृत आम थी, लेकिन ऐसी जड़ी बूटी मिलना दुर्लभ था जो 1000 साल तक जीवित रही हो। वांग होंग के पास वास्तव में ऐसी 100 से अधिक जड़ी बूटियां थीं। कैसा रहेगा? मुझे फॉर्मेशन की कला में बहुत रुचि है। अगर आप मुझे फॉर्मेशन के बारे में सिखाएं और बदले में मैं आपकी चोटों का ख्याल रखूं। वांग होंग ने सुझाव दिया।
क्या सचमुच आपके पास 1000 साल पुरानी फ्रिगेट स्टारग्रास है? उसे यह बात अविश्वसनीय लगी। ऐसी एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी का होना ही प्रभावशाली था, लेकिन उसी प्रजाति की एक और जड़ी बूटी का होना तो अत्यंत असंभव था। सफेद वस्त्रधारी महिला ने वांग होंग द्वारा प्रस्तावित व्यापारिक शर्तों को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। इसके बजाय वह लगातार 1000 साल पुरानी शीत तारा घास के बारे में पूछताछ करती रही, मानो उसे संदेह हो कि वांग होंग ने उसे धोखा देने के लिए इसे गढ़ा है। असहाय होकर वांग होंग ने 1000 साल पुरानी शीत तारा घास निकाली और उसे प्रदर्शित किया। यद्यपि यह एक व्यापार था, फिर भी उसकी अपनी कुछ इच्छाएं थीं। हालांकि संप्रदाय की विरासत में कई प्रकार की संरचनाओं पर जेड से बने ग्रंथ मौजूद थे, फिर भी स्वयं अध्ययन और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से बहुत फर्क पड़ा। बिना मार्गदर्शन के सीखने का मतलब था हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना, जिससे भटक जाना और अनजाने में ही किसी गतिरोध में फंस जाना आसान हो जाता था। सफेद कपड़े पहनी महिला ने पूछा, क्या आपके पास मेरी चोटों को पूरी तरह ठीक करने के लिए पर्याप्त गोलियां हैं? उसे यह आभास हो रहा था कि पहले ली गई गोलियों के असर को देखते हुए उसे पूरी तरह ठीक होने के लिए कम से कम 1 दर्जन और गोलियों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास कुछ गोलियां मौजूद हैं, और अगर वे पर्याप्त नहीं हैं तो मैं आपके लिए और अधिक परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करने का तरीका ढूंढूंगा, साथी काय वांग होंग ने वादा किया। बहुत खूब, मैं काय शुवानजी हूँ। भविष्य में मैं आपको फॉर्मेशन का मार्ग सीखने में सहायता कर सकती हूँ। फॉर्मेशन में गहराई से जाने से पहले आपको पहले रून्स सीखना होगा। क्या आपने पहले रून्स का अध्ययन किया है? सौदे के लिए सहमत होने के बाद काय शुवानजी ने सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। मैंने पहले ताबीज बनाने का अभ्यास किया है और कुछ बुनियादी प्रतीकों का स्वर अध्ययन किया है, वांग होंग ने उत्तर दिया। वांग होंग ने बुनियादी रून अक्षरों का अध्ययन करने में कम से कम 200 साल बिताए थे। यह अच्छी बात है कि आपने पहले ताबीज बनाना सीख लिया है। रून्स तो वैसे भी आम है, इसलिए आपको सीखना आसान होना चाहिए। लेकिन ताबीज बनाने का तरीका फॉर्मेशन बनाने के तरीके से अलग है। मेरे पास कुछ बुनियादी रूल जेड स्क्रॉल हैं। इन्हें ले जाओ और मनन करो। जब आप पर्याप्त सीख लो तो मुझसे मिलने आना, काय शुवानजी ने कहा, यह सोचते हुए कि वांग होंग को शायद रून्स का केवल सही ज्ञान ही है। वह वांग होंग के रसायन शास्त्र कौशल की बहुत प्रशंसा करती थी, क्योंकि स्वतंत्र रूप से नई दवाइयां विकसित करने की क्षमता एक दुर्लभ प्रतिभा थी। हालांकि मानवीय ऊर्जा सीमित होती है और किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करना पहले से ही कठिन था। वांग होंग का ताबीज बनाने और रासायनिक संरचनाओं में महारत हासिल करने का प्रयास उसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रतीत होता था। फिर भी उनका रिश्ता पूरी तरह से लेन देन पर आधारित था और वह इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी। उनका रिश्ता अभी तक गहरी बातचीत के स्तर तक नहीं पहुंचा था और ज्यादा खुलासा करने से शर्मिंदगी हो सकती थी। काय शुवानजी द्वारा सौंपे गए रून जेड स्क्रॉल को लेते हुए वांग होंग ने अपने भंडारण बैग से एक जेड शीशी भी निकाली और उसे काय शुवानजी को सौंप दी। मेरे प्रिय काय, मेरे पास आपके लिए 6 गोलियां हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें, वांग होंग ने कहा और 2 गोलियां अपने लिए रख ली। लौटने पर उन्हें और अधिक औषधियां बनानी होंगी, इसलिए पहले से कुछ गोलियां रखना बुद्धिमानी थी। क्या आपको इस गोली का कोई नाम पता है? काय जुवानजी ने अपने हाथ में मौजूद गोलियों को देखते हुए पूछा। अभी नहीं। आप इसका नाम क्यों नहीं रख देते? वांग होंग ने जवाब दिया, उन्हें नाम देने में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। काय शुवानजी ने गोलियों को देखा, कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये गोलियां तो जेड की तरह साफ है। इन्हें हान्यू गोली क्यों न कहा जाए? बहुत बढ़िया, अब से हम इसे हान्यू पिल कहेंगे, वांग होंग ने सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि उन्हें ये नाम उपयुक्त लगा। लेन देन पूरा करने के बाद काय शुवानजी पर्वतीय घाटी से चले गए, जबकि वांग होंग आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाने के लिए वहीं रुक गए। उनके द्वारा अपने स्थान पर उगाई गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पौधे पिछले कुछ महीनों में परिपक्व हो गए थे और उन्होंने प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कटाई शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में वांग होंग ने कुछ प्रथम श्रेणी के पौधे उगाए थे और वे पहले ही कुछ साल पुराने हो चुके थे। वांग होंग ने इन पौधों को लेकर लुओ झोंगजी को सौंप दिया और उन्हें 30 लोगों को साथ लेकर इन्हें लगाने का निर्देश दिया। इसी बीच वांग होंग ने अपने भंडारगृह से मिट्टी के कई बड़े थैले निकाले और उन्हें 50 एकड़ की प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक भूमि पर समान रूप से फैला दिया, फिर मिट्टी को पलट दिया। इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक अनाज बोया। वर्तमान में 300 एकड़ से अधिक के ये आध्यात्मिक खेत मुख्य रूप से तेजी से पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए थे और आध्यात्मिक अनाज ही इसकी कुंजी थी। अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग साधना के स्तर के साथ वांग होंग ने अपनी उड़ने वाली तलवार का उपयोग करके आध्यात्मिक क्षेत्रों में पंक्तियां बनाई, फिर वस्तुओं पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके बीजों को खांचों में बिखेर दिया और तलवार का उपयोग करके उन्हें मिट्टी से ढक दिया। उन्होंने सिर्फ एक दिन में 50 एकड़ जमीन पर बुवाई का काम पूरा कर लिया। लुओ झोंगजी और उनके समूह ने शेष प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्रों में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाईं। अब द्वितीय श्रेणी के केवल 10 एकड़ आध्यात्मिक क्षेत्र ही बचे थे। वांग होंग ने लुओ झोंगजी और अन्य लोगों के साथ मिलकर द्वितीय श्रेणी के इन आध्यात्मिक क्षेत्रों में से अधिकांश में पोषण सार गोली के मुख्य घटक सार पोषण घास के पौधे लगाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने द्वितीय श्रेणी के कुछ आध्यात्मिक फल वृक्ष भी रोपे, जिन पर कुछ अपरिपक्व आध्यात्मिक फल लगे थे। एज और वार्ड सिटी में कभी कभी ऐसे आध्यात्मिक फल के पेड़ मिल जाते थे, लेकिन वे बेहद महंगे थे।
इसलिए वांग होंग द्वारा उन्हें सीधे लगाने के फैसले पर किसी ने हैरानी नहीं जताई। इसके अलावा उन्होंने दो आध्यात्मिक नसों के संगम बिंदु पर कई नीले रंग के आध्यात्मिक आड़ू के पेड़ लगाए, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित थी। उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पेड़ों की जड़ों के चारों ओर थोड़ी सी मिट्टी छिड़क दी। भविष्य में वह इन आध्यात्मिक फलों को अक्सर इकट्ठा कर सकता है, इसलिए यहाँ कुछ पौधे लगाना समझदारी भरा कदम था। फिलहाल पेड़ों पर कुछ बड़े और छोटे हरे रंग के आड़ू भी लटके हुए थे, जिनमें से बड़े आड़ू तो लुओ झोंगजी और उनके समूह को दिए गए आड़ू से भी बड़े थे। 300 एकड़ से अधिक के इन आध्यात्मिक खेतों में पौधे लगाने के बाद वांग होंग ने यहीं रहने का फैसला किया और रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली। अपने स्थान में प्रवेश करते ही उसे याद आया कि इस बार उसे लियू चांगशिंग से 6 मिलियन से अधिक स्पिरिट स्टोन मिले थे। मूल रूप से उसने इन स्पिरिट स्टोन का उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र खरीदने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन राक्षसों से इस भूमि को छीनने के बाद उसने काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन बचा लिए थे। वांग होंग की वापसी से पहले झाओ निंग और स्किनी मंकी की दुकानों ने हे युआन और लुओ झोंगजी की चोटों का इलाज करने और उपचार की गोलियां खरीदने के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किया था। बचे हुए स्पिरिट स्टोन को नवस्थापित ईस्ट झोउ ट्रेडिंग कंपनी में निवेश किया गया था। उन्हें इमोर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी से सामान खरीदने के लिए एक बड़ी प्रारंभिक निवेश राशि की आवश्यकता थी। वांग होंग के पास अभी भी 5 मिलियन से अधिक स्पिरिट स्टोन बचे थे। इस बार उन्होंने अपने क्षेत्र को केवल 20 एकड़ भूमि तक ही बढ़ाया, इसलिए बचे हुए स्पिरिट स्टोन का उपयोग दैनिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत को पूरा करने के लिए किया गया। जैसे जैसे उसके स्थान का क्षेत्रफल बढ़ता गया, अंदर समय तेजी से बीतने लगा और दैनिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत में काफी वृद्धि हुई। इसलिए उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई के लिए अधिक आध्यात्मिक पत्थरों को अपने पास रखना आवश्यक हो गया। मूल रूप से उसका स्थान 135 एकड़ भूमि पर फैला हुआ था और वहां समय की गति बाहरी दुनिया की तुलना में 164 गुना अधिक थी। 20 एकड़ भूमि और जोड़ने पर कुल भूमि क्षेत्र बढ़कर 155 एकड़ हो गया और वहां समय की गति बाहरी दुनिया की तुलना में 184 गुना अधिक हो गई। वांग होंग ने नवनिर्मित 20 एकड़ भूमि का उपयोग द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उगाने के लिए किया। भविष्य में नींव निर्माण के चरण में उनके कई अनुयायी होंगे जिन्हें द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए वह पहले से ही तैयार रहना चाहते थे। उसने जितने भी राक्षसी जीवों के शव एकत्र किए थे, उनमें से अधिकांश को राक्षस शिकार वृक्ष ने पचाकर अवशोषित कर लिया था, जिससे वे सुनहरे बीजों में परिवर्तित हो गए थे। उसने सूखी लकड़ी से एक गोदाम बनाया था जो अब राक्षस शिकार वृक्ष के बीजों से भरा हुआ था। जिस क्षेत्र में उसने पहले राक्षसों के शवों का ढेर लगाया था, वहां उसने एसेंस कोर पिल्स को परिष्कृत करने के लिए 9 पत्तियों वाली सुनहरी धागे वाली घास लगाई थी। अपने क्षेत्र में इन विविध कार्यों को पूरा करने के बाद उसने काई जुआनजी द्वारा दिए गए बुनियादी रून जेड स्क्रॉल का अध्ययन करना शुरू किया। इनमें से अधिकांश रून उसे पहले से ही ज्ञात थे, इसलिए यह मुख्य रूप से कुछ ऐसे रूनों को दोहराने और सीखने का मामला था जिनसे वह पहले परिचित नहीं था। उसने जल्दी ही उन सभी को समझ लिया। बाहरी दुनिया में वापस आने पर केवल 2 दिन ही बीते थे और वांग होंग ने जेड स्क्रॉल का अध्ययन पूरा कर लिया था। उसने एज्योर वॉर्ड सिटी लौटकर काई जुआनजी से नई अध्ययन सामग्री प्राप्त करने का निर्णय लिया। जब वांग होंग ने काई शुवांजी को ढूंढकर बताया कि उसने काई शुवांजी द्वारा दी गई सभी सामग्री का अध्ययन पूरा कर लिया है, तो काई शुवांजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने उसे जेड स्क्रॉल का एक बड़ा बंडल दिया और उसे स्वयं अध्ययन करने का निर्देश दिया। काई शुवांजी का मानना था कि वांग होंग ने जेड स्क्रॉल को सरसरी तौर पर ही पढ़ा था, केवल बुनियादी बातें सीखी थी, गहराई से अध्ययन नहीं किया था। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने इन्हें सीखा था तब इन्हें समझने में उन्हें 1 साल से अधिक समय लगा था और परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उनकी कला रचना की प्रतिभा की प्रशंसा की थी। वह वांग होंग को अपनी पढ़ाई में लगन और धैर्य रखने की सलाह देना चाहती थी और ज्ञान की सतही जानकारी से संतुष्ट न रहने के महत्व पर जोर देना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने शब्दों को रोक लेने का फैसला किया, लेकिन वह वांग होंग को थोड़ा नीचा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार काई शुवांजी ने वांग होंग को जो सामग्री दी थी, उसमें रून संयोजन, व्यवस्था और संबंध के मूल सिद्धांत शामिल थे। इनमें से अधिकांश बातें वांग होंग के लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए इस बार उन्हें थोड़ा अधिक समय लगा, लगभग 1 महीना। हालांकि अंतरिक्ष में 1 दशक से अधिक का अनुभव होने के कारण उन्होंने इन सामग्रियों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। वांग होंग ने एक बार फिर काई शुवांजी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्होंने जेड स्क्रॉल की विषय वस्तु पूरी कर ली है और वे अपनी पढ़ाई के अगले चरण में आगे बढ़ना चाहते हैं। वांग होंग के चरित्र के बारे में काई शुवांजी का शुरुआती आकलन और भी पुख्ता हो गया। उसने उसे जेड स्क्रॉल का एक और ढेर दिया और उसे खुद से अध्ययन जारी रखने को कहा। उसकी प्रगति में उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार उनका रिश्ता महज एक व्यापारिक सौदा था। उसने अपना काम कर दिया था और वांग होंग ने इसका पूरा फायदा उठाया या नहीं, यह उसकी अपनी चिंता थी। वे 1 साल तक इसी तरह चलते रहे। वांग होंग समय समय पर कुछ रसायन विद्या संबंधी कार्य पूरे करने और योगदान अंक अर्जित करने के लिए किंगशू संप्रदाय लौटता था। वह इन अंकों का उपयोग शास्त्र टावर में गठन संबंधी अधिक जेड स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए करता था। काई शुवांजी के मार्गदर्शन में अध्ययन के दौरान उन्होंने संप्रदाय से प्राप्त सभी फॉर्मेशन जेड स्क्रॉल को समझ लिया।
इस वर्ष वांग होन की फॉर्मेशन कला में दक्षता तेजी से बढ़ी और उन्होंने प्रथम स्तरीय फॉर्मेशन को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। उन्होंने सीमित व्यवहारिक प्रयोग किए थे, लेकिन उनका मानना था कि संरचनाओं को स्थापित करने में अधिक व्यवहारिक अनुभव के साथ वो मौजूदा प्रथम स्तरीय संरचनाओं को अपनी पसंद के अनुसार आसानी से संशोधित कर सकते हैं। जहां तक द्वितीय स्तर की संरचनाओं का सवाल है, उन्हें केवल बुनियादी ज्ञान ही प्राप्त था और वे आरेखों का संदर्भ लेकर सरल संरचनाएं बना सकते थे। एक दिन वह एक बार फिर काई शिवांजी के पास गया और उसे बताया कि उसने उसके द्वारा दी गई सामग्री को पूरा कर लिया है और कुछ प्रश्न एकत्र कर लिए हैं जिन पर वह चर्चा करना चाहता है। पिछले एक साल में वांग होंग ने काई शिवांजी को कुछ हान्यू गोलियां भी उपहार में दी थी और उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वांग होंग का अनुरोध सुनने के बाद काई शिवांजी ने उत्तर दिया, मैंने आपको वह सभी शिक्षाएं प्रदान कर दी हैं जो मैं दे सकता था। अब से आपको स्वयं ही खोजबीन और समझ विकसित करनी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो निसंकोच पूछें। इस साल के बाद उन्हें वांग होंग के फॉर्मेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की उम्मीद बहुत कम थी। उन्होंने यहीं पर अपना मार्गदर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया था, खासकर इसलिए क्योंकि वह उसे पहले ही दूसरे दर्जे के फॉर्मेशन सिखा चुकी थी और आगे सिखाना व्यर्थ प्रतीत होता। वांग होंग के साथी शिक्षण रवैये को देखते हुए उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मन में कोई गंभीर सवाल होंगे। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पढ़ाई को गंभीरता से लिया ही ना हो, अचानक इतने गहरे सवाल क्यों पूछेगा? मैं पंच तत्वों के निर्माण और यिन और यांग सरणी के बीच के संक्रमणों, पंच तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने के तरीकों और 8 त्रिकोणों के भीतर की अंतःक्रियाओं पर विचार कर रहा हूं, वांग होंग ने अपने मन में चल रहे प्रश्नों को सूचीबद्ध करते हुए समझाया। इस समय हमेशा शांत रहने वाली काई शिवांजी के चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए। वह इन सवालों से भली भांति परिचित थी और उनमें से कुछ ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। हालांकि ये आमतौर पर दूसरे दर्जे के प्रशिक्षकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न थे। क्या ये आपके अपने प्रश्न हैं या आपने इन्हें कहीं और से सीखा है? कई जुवानजी ने वांग होंग की अचानक गहन पूछताछ पर कुछ संदेह जताते हुए पूछा। जी हाँ, ये वो सवाल हैं जिन पर मैं लंबे समय से विचार कर रहा हूँ लेकिन कोई हल नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैंने खास तौर पर साथी दाववादी साई से सलाह ली, वांग होंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। समस्याओं को सुलझाने का उनका आम तरीका था कि वे अलग अलग तरीकों से खुद ही उनका हल निकालने की कोशिश करते थे। अगर उन्हें तुरंत हल नहीं मिलता था तो वे समस्या को कुछ समय के लिए छोड़ देते थे और जब उनकी शक्ति बढ़ जाती थी तब उस पर दोबारा विचार करते थे, इस उम्मीद में कि उन्हें जवाब आसानी से मिल जाएंगे। वांग होंग के आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर को सुनकर काई शिवांजी का आश्चर्य और गहरा गया। उनकी धारणा के अनुसार वांग होंग ने कभी भी औपचारिक गठन के ज्ञान का गहन अध्ययन नहीं किया था, बल्कि केवल जेड स्क्रॉल्स को सरसरी तौर पर पढ़ा था। उन्हें तो इस बात पर भी संदेह था कि क्या उन्होंने उन सभी का पूरी तरह से अध्ययन किया था, क्योंकि उन्हें औपचारिक गठन के नौसिखिए से द्वितीय श्रेणी के औपचारिक गठन के उस्ताद बनने में बहुत कम समय, केवल 1 वर्ष लगा था। काई शिवांजी को जीवन भर फॉर्मेशन की प्रतिभा का धनी माना जाता रहा, फिर भी उन्हें द्वितीय श्रेणी की फॉर्मेशन मास्टर बनने में कई दशक लग गए। असाधारण समझ क्षमता से संपन्न किस प्रकार की असाधारण प्रतिभा 1 वर्ष में ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकती है? हालांकि आश्चर्यचकित होकर भी काई शिवांजी ने वांग होंग के विभिन्न प्रश्नों के तुरंत विस्तृत उत्तर दिए। उन्हें इस बात का संतोष था कि वांग होंग ने इतनी प्रगति की है, भले ही वह उनका शिष्य न हो। उन्होंने उसकी शिक्षा में भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें कुछ हद तक उपलब्धि का एहसास हुआ। अब जबकि तुम द्वितीय श्रेणी के गठन के उस्ताद बन चुके हो, मेरे पास कुछ और जेड स्क्रॉल हैं जिनका तुम अध्ययन कर सकते हो। यदि तुम्हारे कोई और प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे पूछो, उसने कहा। वांग होंग के प्रति उसकी धारणा और उसके रवैये में काफी बदलाव आ गया था। शुरू में उसका इरादा वांग होंग को अध्ययन के लिए ये अतिरिक्त जेड स्क्रॉल देने का नहीं था, क्योंकि उसने पहले इस स्क्रॉल के महत्व का अपमान समझा था। अब उसे लगता है कि इन स्क्रॉल को उससे छिपाना व्यर्थ होगा। अपने लंबे समय से चले आ रहे सवालों के जवाब मिलने के बाद वांग होंग कई कीमती जेड स्क्रॉल लेकर निश्चिंत होकर वहां से चले गए। हालांकि यह एक व्यापारिक सौदा था, फिर भी उन्हें काई शिवांजी के प्रति कृतज्ञता का भाव था। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने काई शिवांजी को कुछ स्पिरिट बी रॉयल जेली और स्पिरिट हनी उपहार में दिए, ये जानते हुए कि ये वस्तुएं महिला साधकों द्वारा सराही जाती हैं। जेड स्क्रॉल से लेस होकर वांग होंग माउंटेन वैली बेस में लौट आया। वहां का स्थान उसके लिए विभिन्न संरचनाओं को स्थापित करने का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त था। माउंटेन वैली की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आध्यात्मिक क्षेत्रों की देखभाल के लिए 20 व्यक्तियों को पूरे वर्ष वहां तैनात किया गया था। लुओ झोंगजी पहले ही एजियोर वार्ड सिटी लौट चुके थे और उन्होंने नव पदोन्नत फाउंडेशन बिल्डिंग साधक को कार्यभार सौंप दिया था। पिछले 1 साल में वांग होंग केवल एक ही फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को प्रशिक्षित कर पाया था। अगर कोई अप्रत्याशित परिस्थिति न आए तो वह इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा और अंततः अपने सभी अधीनस्थों को फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर बना देगा। हालांकि यह गति काफी तेज थी, फिर भी साधकों के पूरे समूह को आधारभूत निर्माण चरण तक पहुंचाना एक अकल्पनीय उपलब्धि थी। हालांकि अगर उसे जीवित रहना और अपना विस्तार करना था तो वह गति धीमी नहीं कर सकता था। पर्याप्त शक्ति के बिना उसकी संपत्ति आसानी से ऐसे शत्रुओं को आकर्षित कर सकती थी जो इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत को नहीं छोड़ेंगे।
वांग होंग ने माउंटेन वैली में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं स्थापित करना शुरू किया, सबसे सरल प्रथम स्तरीय संरचनाओं से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अधिक जटिल संरचनाओं की ओर बढ़े। उन्होंने इन संरचनाओं के लिए आवश्यक सामग्री पहले ही खरीद ली थी। इस साल हुई तीव्र प्रगति के दौरान उन्होंने गठन सामग्री पर भी काफी संसाधन खर्च किए थे। उन्होंने इमोर्टल वे ट्रेडिंग कंपनी द्वारा उस वर्ष अर्जित लगभग सारा मुनाफा खत्म कर दिया था। प्रशिक्षण के प्रारंभिक स्तरों में प्रशिक्षणार्थियों को जन्मजात प्रतिभा के अलावा महत्वपूर्ण संसाधनों का भी उपयोग करना पड़ता है। एक ठोस आधार के बिना वे लागत वहन नहीं कर पाएंगे। वांग होंग ने माउंटेन वैली में लगभग 1 साल बिताया था। इस दौरान उन्होंने टियर 1 फॉर्मेशन में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी और लगभग उस स्तर पर पहुंच गए थे जहां वे इसे सहजता से इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने टियर 2 फॉर्मेशन बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन टियर 2 फॉर्मेशन सामग्री की कमी के कारण उन्हें इसे रोकना पड़ा। कई शिवानजी ने पिछली मुलाकात में वांग होंग को जो जेड स्क्रॉल दिए थे वे वाकई असाधारण थे। पूरे साल वांग होंग अक्सर उनके पाठों पर विचार करता रहा और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करता रहा। हालांकि सामग्री की कमी के कारण उसके पास माउंटेन वैली छोड़कर एजियोर वार्ड सिटी जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने संप्रदाय से भी मिलना था। इस समय माउंटेन वैली की रक्षा के लिए 2 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर तैनात थे, साथ ही रक्षात्मक संरचनाएं भी थी, इसलिए वांग होंग को अब इसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटरों के समूह में कुल 26 सदस्य हो गए थे। बाउंड्री सिटी में 10 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर थे, जबकि एजियोर वार्ड सिटी में जूलुन और उनके समूह के 7 मा ब्रदर्स हे युआन और लियू चांगशेन के शिष्यों को मिलाकर कुल 9 लोग थे। लियू चांगशेन के समूह में 6 सदस्य थे और एक और सदस्य झांग चुनफेंग था। इतनी ताकत के साथ अगर वे सब एक साथ इकट्ठा हो जाते तो कोई भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। एजियोर वार्ड सिटी पहुंचते ही वांग होंग सीधे ईस्ट जो ट्रेडिंग कंपनी में जूलुन को खोजने के लिए चले गए। 2 साल पहले खुलने के बाद से यह व्यापारिक कंपनी खूब तरक्की कर रही थी। स्पिरिट पिल्स, स्पिरिचुअल हर्ब्स, स्पिरिट वाइन और अन्य वस्तुओं की बड़ी मात्रा में बिक्री के अलावा ये वांग होंग को उसकी रचनाओं के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में भी मदद कर सकती थी। मेरे पास एक सूची है, कृपया इन वस्तुओं पर नजर रखें और यदि आपको ये मिले तो मेरे लिए इन्हें खरीद लें। वांग होंग ने जूलुन को एक सूची सौंपी जिसमें उसकी सैन्य संरचनाओं के लिए आवश्यक सामग्री शामिल थी। इसके अलावा अगर आपको स्पिरिट स्टोन से खरीदे जा सकने वाले कोई उपयुक्त आध्यात्मिक हथियार मिले तो उन्हें खरीद लें। साथ ही अगर अच्छी शोधन सामग्री उपलब्ध हो तो उन्हें भी खरीद लें। अब हमारे पास एक बड़ा समूह है और आध्यात्मिक हथियारों की अभी भी काफी कमी है, वांग होंग ने निर्देश दिया। पूर्व के गुरु आध्यात्मिक हथियारों की कीमतें हाल ही में बहुत बढ़ गई हैं। यहां तक कि स्पिरिट स्टोन से खरीदे जा सकने वाले कम गुणवत्ता वाले हथियार भी अब बहुत मांग में हैं। शुक्र है मैंने कीमत बढ़ने से पहले कुछ आध्यात्मिक हथियार खरीद लिए, जूलुन ने आभारी। क्या हुआ? वांग होंग को लगा कि इस स्थिति के पीछे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य रही होंगी। हाँ, कुछ तो हुआ है। पश्चिम में स्थित सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला की स्थिति अभी तक सुलझी नहीं है, वहीं पूर्व में विपत्ति आ गई है। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि पूर्वी सागर दानव कबीला असामान्य रूप से सक्रिय हो गया है, लगातार तट पर आकर मानव बस्तियों को परेशान कर रहा है। पिछले महीने ही उन्होंने एक मानव नगर को घेर लिया था। नगरवासियों ने 3 दिनों तक डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः पूर्वी सागर दानव कबीले ने नगर पर कब्जा कर लिया। केवल कुछ स्वर्ण कोर साधक और 100 से अधिक फाउंडेशन बिल्डिंग साधक ही बच निकलने में सफल रहे। नगर में रहने वाले बाकी हजारों मनुष्य उन दरिंदों के चंगुल में फंस गए, जूलुन ने बताया। यह सुनकर वांग होंग को आशंका हुई। पश्चिमी झो दानव लोक और पूर्वी सागर दानव वंश ने लगभग एक साथ पूर्वी झो साधना लोक पर हमला किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसमें कोई तालमेल था या यह महज एक संयोग था। इसके अलावा यद्यपि पश्चिमी झो दानव लोक और पूर्वी सागर दानव वंश अलग अलग प्रकार के राक्षसी जीव थे, फिर भी वे दोनों एक ही दानव वंश से संबंधित थे। क्या उनके बीच कोई संबंध हो सकता है? बहरहाल दोनों तरफ से हो रहे हमलों के चलते पूर्वी झो साधना क्षेत्र निस्संदेह एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था। तो पूर्वी झो साधना क्षेत्र ने इसके जवाब में क्या उपाय किए हैं? वांग होंग ने पूछा। वांग होंग ने माउंटेन वैली में लगभग 1 साल बिताया था। इस दौरान उन्होंने टियर 1 फॉर्मेशन में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी और इसका उपयोग करने में काफी निपुण हो गए थे। उन्होंने टियर 2 फॉर्मेशन बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन टियर 2 फॉर्मेशन सामग्री की कमी के कारण उन्हें इसे रोकना पड़ा। कई शिवानजी ने पिछली मुलाकात में वांग होंग को जो जेड स्क्रॉल दिए थे वे असाधारण थे। पूरे साल वांग होंग ने लगन से उनका अध्ययन किया और बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की। हालांकि सामग्री कम होने के कारण उसे माउंटेन वैली छोड़कर एजियोर वार्ड सिटी जाना पड़ा। साथ ही उसे अपने संप्रदाय से भी मिलना था। माउंटेन वैली की रखवाली अब 2 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर कर रहे थे और उनकी दुकानों में भी फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर मौजूद थे, इसलिए लुओ झोंगजी के पास कुछ खाली समय था। लुओ झोंगजी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम नश्वर लोक में जाओ और आध्यात्मिक जड़ों वाले बच्चों की खोज करो। उन्हें भर्ती करो और दैनिक अभ्यास सहित सैन्य तरीकों का उपयोग करके उनका प्रशिक्षण आयोजित करो, वांग होंग ने निर्देश दिया।
वांग होंग ने सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में कई लड़ाइयां लड़ी थी और उन्होंने देखा था कि साधक अक्सर अव्यवस्थित और असंगठित तरीके से लड़ते थे। उनमें अनुशासन की कमी थी और वे शायद ही कभी प्रभावी ढंग से सहयोग करते थे। व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद उनकी सामूहिक युद्ध क्षमता में कमी थी। पूर्व के गुरुजी, हमें कितने लोगों की भर्ती करनी चाहिए और आध्यात्मिक जड़ों के लिए क्या मानदंड है? लुओ झोंगजी ने पूछा। चलिए अभी 100 लोगों से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आध्यात्मिक जड़ों की बात करें तो 4 या उससे अधिक आध्यात्मिक जड़ों वाले किसी भी व्यक्ति को भर्ती किया जा सकता है, वांग होंग ने जवाब दिया। उनका मानना था कि फिलहाल 100 लोगों की भर्ती पर्याप्त होगी, जिससे भविष्य में किसी बड़ी अशांति की स्थिति में उन्हें आत्मरक्षा की क्षमता मिल जाएगी। शांति के समय में उन्होंने विभिन्न शहरों में अपने व्यापारिक उपक्रमों के लिए उन्हें एक कारवां सुरक्षा बल के रूप में संगठित करने की योजना बनाई थी। समझ गया, मैं इसे तुरंत कर दूंगा, लुओ झोंगजी ने स्वीकार किया। एजियोर वार्ड सिटी छोड़ने से पहले वांग होंग ने लियू चांगशेन को भी यही आदेश दिया और उसे 100 और लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया। हालांकि लियू चांगशेन प्रशिक्षण के लिए सैन्य विधियों का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उस तरह की प्रतिभा नहीं थी। इसके बजाय वांग होंग ने फैसला किया कि वह लियू चांगशेन को उन्हें शैडो किल के तरीकों में प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त करेगा, क्योंकि यही उसकी विशेषज्ञता थी। एजियोर वार्ड सिटी में ये व्यवस्थाएं करने के बाद वांग होंग ने एक बार फिर अपना वेश बदला, इस बार एक हष्टपुष्ट बुजुर्ग महिला के रूप में, और किंगजू संप्रदाय में लौट आया। उसे पक्का पता नहीं था कि शैडो किल अभी भी उसका पीछा कर रहा है या नहीं, लेकिन उनसे सीधे मुकाबला करने का यह सही समय नहीं था। फिलहाल वह उनसे बचकर निकल जाएगा। किंगजू संप्रदाय में वापस आकर वांग होंग ने योगदान अंक अर्जित करने के लिए रसायन शास्त्र से संबंधित कार्य करना जारी रखा, जिनका उपयोग वह शास्त्र टावर में गठन Z स्क्रॉल प्राप्त करने के लिए करता था। स्थानिक लाभ के कारण उसने तेजी से सीखा, जिसके कारण उसे अधिक योगदान अंक जमा करने के लिए बड़ी संख्या में रसायन शास्त्र से संबंधित कार्य करने पड़े। पिल हॉल में अक्सर रसायन शास्त्रियों के लिए सामग्री और अनुभवों को साझा करने हेतु आदान प्रदान बैठकें आयोजित की जाती थी। वांग होंग कभी कभी इन बैठकों में भाग लेते थे। उस खास दिन रसायन शास्त्रियों की आदान प्रदान बैठक का समय फिर से आ गया था। वांग होंग ने उस भव्य हॉल में प्रवेश किया जहां दर्जनों रसायन शास्त्री पहले से ही बैठे हुए थे। वांग होंग ने सभी का अभिवादन किया और सहजता से एक सीट ढूंढ ली। छोटे भाई वांग, आज आपको आदान प्रदान बैठक में शामिल होने का समय कैसे मिल गया? क्या आप रसायन विद्या में व्यस्त नहीं है? तांग वान एर संयोगवश वांग होंग के ठीक बगल में बैठी थी और उसने झुककर पूछा। दोनों ने एक ही दिन परीक्षा पास की और उस समय उनके बीच शर्त भी लगी थी। वांग होंग एक बार उससे हार गई थी और उसे ZB एम्परर नेक्टर की कुछ बोतलें देनी पड़ी थी। इसलिए वे एक दूसरे से काफी परिचित थे और जब भी वे मिलते थे तो एक दूसरे का अभिवादन करते थे। मैं आज रसायन विद्या नहीं कर रही हूँ, तांग सीनियर सिस्टर। आप क्यों पूछ रही हैं? वांग होंग तांग वान एर के रसायन विद्या से संबंधित प्रश्न पर थोड़ा अचंभित थी। हे, तुम्हें हाल ही में एक उपनाम मिला है, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे सब तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? तांग वान एर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वांग होंग पूरी तरह से हैरान था। वह हाल ही में सैन्य संरचनाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने अन्य चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसे उपनाम कब मिल गया। हे, सब तुम्हें कीमियागर कहते हैं। कहते हैं कि अगर एक दिन भी कीमिया का अभ्यास न करो तो न खा पाओगे, न सो पाओगे और पूरी तरह से थक जाओगे। वांग होंग को यकीन नहीं हो रहा था कि लोग उसे कीमियागर समझते हैं, जबकि वह आजकल अपना ज्यादातर समय रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन करने में बिता रहा था। हर बार वह एक साथ 30 प्रकार की सामग्रियों को परिष्कृत करके 300 से अधिक गोलियां बना सकता था, जिसमें सफलता दर 60% से थोड़ी अधिक थी। किसी ने भी उससे इस तरह की गोली परिष्करण की कुशलता की अपेक्षा नहीं की होगी, क्योंकि रसायन शास्त्रियों के लिए एक साथ कई गोलियां तैयार करना दुर्लभ था। तुम मुझे हंसा रहे हो? हाल ही में मुझे रसायन विद्या के बारे में कुछ नई जानकारी मिली है और मैं अपने रसायन विद्या कौशल को बेहतर बनाने के लिए और अधिक गोलियां बनाना चाहता हूं, वांग होंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्या तुमने खबर सुनी या तुम अनजान होने का नाटक कर रही हो? तांग वान एर ने दिव्य चेतना संदेश संचरण के माध्यम से रहस्यमय ढंग से पूछा। क्या खबर है? वांग होंग ने उलझन में पूछा। कीमियागरी प्रतियोगिता। क्या तुम सचमुच नहीं जानते या नाटक कर रहे हो? तांग वान एर को लगा कि वांग होंग जानबूझकर अनजान होने का नाटक कर रहा है, जबकि वह स्पष्ट रूप से कीमियागरी के अभ्यास में मेहनत कर रहा था। तांग सीनियर सिस्टर, मुझे सच में पता नहीं था। मैं अभी कुछ समय पहले ही एजियोर वार्ड सिटी से लौटा हूँ, वांग होंग ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। वैसे भी यह कोई राज नहीं है और घोषणा शायद आज ही हो जाए। पिल हॉल में जल्द ही एक रसायन शास्त्र प्रतियोगिता होने वाली है और उसमें से कुछ उत्कृष्ट रसायन शास्त्रियों को मास्टर मेई से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए चुना जाएगा। इसके अलावा पिछले गुप्त क्षेत्र के खुलने के बाद से 10 साल बीत चुके हैं। इस बार के विजेताओं को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स के शोधन में भाग लेने का मौका मिल सकता है, तांग वान एर ने खुलासा किया। पिल हॉल में अपने संपर्कों के कारण उसे यह बहुमूल्य जानकारी मिली थी।
उसने ये भी बताया कि इतिहास में पिल हॉल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रसायन शास्त्रियों को संप्रदाय द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता था। किंगजू संप्रदाय के पिछले अनुभवों के आधार पर रसायन शास्त्र प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के गोल्डन कोर स्तर तक पहुंचने और तृतीय स्तर के रसायन शास्त्री बनने की संभावना अधिक होती थी। वांग होंग ने इस मामले को ध्यान में रखा और वास्तव में उसे इसमें काफी दिलचस्पी थी। हालांकि उसके पास साधना के प्रचुर संसाधन थे, लेकिन उसके पास स्वर्ण कोर बनाने के लिए कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं थी और न ही उसने इसके बारे में कोई खबर सुनी थी। वांग होंग और तांग वान एर जब संदेश संचार के माध्यम से बातचीत कर रहे थे, तभी धीरे धीरे और भी रसायन शास्त्री हॉल में आने लगे। उन्होंने शुरू में रसायन शास्त्र के अपने अनुभव साझा किए और अनौपचारिक बातचीत की, जो कभी कभी विषय से भटक जाती थी। आखिरकार ये आदान प्रदान बैठकें हर महीने होती थीं, इसलिए साझा करने के लिए अनुभवों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि अनौपचारिक बातचीत से सीधे तौर पर उनके रसायन शास्त्र कौशल में सुधार नहीं होता था, लेकिन समय के साथ इससे संबंध मजबूत हो सकते थे और कुछ अंदरूनी जानकारियां भी साझा हो सकती थीं। वांग होंग ने सोचा कि उनका उपनाम कीमियागर का दीवाना इन्हीं व्यर्थ की बातचीत से उत्पन्न हुआ होगा। अनौपचारिक चर्चा समाप्त होने के बाद बैठक अगले चरण में आगे बढ़ी। वस्तुओं का आदान प्रदान। मुख्य उद्देश्य विभिन्न रसायन शास्त्र सामग्रियों का आदान प्रदान करना था, लेकिन कुछ अन्य वस्तुओं का भी लेन देन हुआ। सबसे पहले सभी ने मेजों पर उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जिनका वे व्यापार करने को तैयार थे। बड़ी वस्तुओं के लिए उन्होंने जादुई कलाओं का उपयोग करके वस्तुओं का भ्रम पैदा किया और उन्हें साधकों के सामने हवा में तैराया। वांग होंग ने अपने भंडारण थैले से 600 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, कुछ द्वितीय श्रेणी के आध्यात्मिक फल, द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक शराब की एक बोतल और आध्यात्मिक मधुमक्खी रॉयल जेली की एक बोतल निकाली। जैसे ही उसकी वस्तुएं सामने आईं, उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वांग होंग के पास व्यापार के लिए वस्तुओं की बड़ी मात्रा नहीं थी, फिर भी उसने जो कुछ भी पेश किया वह दुर्लभ और मूल्यवान था। पास ही रहने वाली तांग वान एर ने उन्हें संदेश भेजा, जूनियर ब्रदर वांग, आपके पास तो वाकई बहुत अच्छा संग्रह है। तांग वान एर को अपने परिवार से कुछ सहायता प्राप्त थी, इसलिए उसके पास औसत व्यक्ति की तुलना में साधना के लिए थोड़े अधिक संसाधन थे। हालांकि वह जिन खजानों का व्यापार कर सकती थी, वे अपेक्षाकृत कम थे। वह अपने साथ केवल कुछ 200-300 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और स्वयं द्वारा निर्मित कुछ गोलियां ही लाई थी। जब सभी ने अपनी व्यापारिक वस्तुएं प्रदर्शित कर दी, तो विनिमय शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत हॉल के सुदूर पूर्वी छोर पर स्थित एक किसान से हुई। ये किसान खड़ा हुआ, कमरे का जायजा लिया और फिर बोला, मैं स्पिरिट बी रॉयल जेली के बदले में इसे लेना चाहूंगा। आप मेरी मेज पर रखी वस्तुओं में से कोई भी चुन सकते हैं। बोलते समय उनकी निगाहें बार बार वांग होंग की मेज की ओर जा रही थी। पूरे हॉल में केवल वांग होंग के पास ही स्पिरिट बी रॉयल जेली की बोतल रखी हुई थी। वांग होंग ने साधक की मेज पर रखी सामग्रियों पर एक नजर डाली, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं जिन पर उसकी नजर नहीं पड़ी। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर किसान के पास निराशा में वापस बैठ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं स्पिरिट बी रॉयल जेली, व्हाइट क्रिस्टल फ्रूट, क्यानिक्सियो ग्रास और फ्लेम ब्लॉसम के बदले में ये चीजें लेना चाहता हूँ। एक और साधक खड़ा हुआ और उसने अपनी मनचाही चीजें बताई। वह थोड़ा चालाक था, क्योंकि उसने न केवल वांग होंग की वस्तुओं को अपने प्रस्ताव में शामिल किया, बल्कि वांग होंग के मना करने की स्थिति में कुछ अतिरिक्त विकल्प भी जोड़े। हालांकि वांग होंग को अभी भी अपने किसी भी व्यापारिक सामान में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी वह अन्य साधकों के साथ कुछ व्यापार करने में सफल रहा। अंत में वांग होंग की बारी थी सौदा करने की, और हर कोई उत्सुक था कि उसे क्या चाहिए। मैं दूसरे या उससे भी उच्च स्तर के शोधन उपकरण सामग्री या दूसरे या तीसरे स्तर की आध्यात्मिक लकड़ी की कुछ शाखाओं के बदले में कुछ लेना चाहूंगा। आप मेरी मेज पर रखी वस्तुओं में से चुन सकते हैं, वांग होंग ने घोषणा की। उसे शोधन उपकरण सामग्री की काफी मात्रा की आवश्यकता थी और केवल जू लुन की खरीद पर निर्भर रहना बहुत धीमा था। छोटे भाई वांग, मेरे पास एलिमेंटल आयरन मदर का एक टुकड़ा है। क्या आप इसे दूसरे दर्जे की स्पिरिट वाइन के बदले लेना चाहेंगे? एक लाल चेहरे वाला साधक खड़ा हुआ और उसने सबसे पहले सौदे का प्रस्ताव रखा, मानो उसे डर था कि कोई और इस अवसर का लाभ उठा लेगा। वांग होंग तुरंत सौदे के लिए सहमत हो गया और उन्होंने मौके पर ही अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया। 3 और किसान वांग होंग के पास औजारों को परिष्कृत करने की सामग्री लेकर आए और उन्होंने बदले में स्पिरिट बी रॉयल जेली, स्पिरिट फ्रूट और 600 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी प्राप्त की। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लेन देन पूरे करने के बाद वांग होंग को अचानक तांग वान एर से एक संदेश प्राप्त हुआ। मुझे 3 स्पिरिट वुड की एक शाखा मिल सकती है। क्या आपके पास अभी भी स्पिरिट बी रॉयल जेली बची है? और क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? वांग होंग का दिल खुशी से उछल पड़ा और उसने तुरंत संदेश के माध्यम से जवाब दिया, ये किस प्रजाति का है और इसकी कीमत कितनी है? ये बैंगनी बादल शहतूत का एक छोटा पौधा है जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। मैं आपको केवल 1 फुट लंबा टुकड़ा ही दे सकती हूँ, तांग वान एर ने उत्तर दिया। उसने बताया कि उसके दादाजी 200 वर्षों से अधिक समय से बैंगनी बादल शहतूत की खेती कर रहे थे और अब ये केवल एक झांग लंबा है।
पर्पल क्लाउड शहतूत एक प्रकार की त्रिस्तरीय आध्यात्मिक लकड़ी थी। इसकी पत्तियों का उपयोग आध्यात्मिक मधुमक्खियों के पालन पोषण के लिए किया जा सकता था और इसका परिपक्व तना एक मूल्यवान परिष्करण उपकरण सामग्री था। मैं आपको आधा किलो स्पिरिट बी रॉयल जेली और एक रेस्प्लेंडेंट विसेज एलिक्जिर दूंगा। कैसा रहेगा? वांग होंग ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, मेरे संदेश का इंतजार करो, मैं कुछ दिनों में तुमसे संपर्क करूंगा। दोनों ने जल्दी ही अपने सौदे पर बातचीत पूरी कर ली और यहीं पर उनकी बातचीत समाप्त हो गई। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मुझे एक घोषणा करनी है। अगले महीने पिल हॉल में एक रसायन शास्त्र प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 5 प्रतिभागियों को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल रिफाइनमेंट में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जब सभी लोग जाने ही वाले थे, तभी अधेड़ उम्र के विद्वान सीनियर युआन ने आगे बढ़कर एक घोषणा की। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल रिफाइनमेंट में भाग लेना न केवल व्यावहारिक लाभों के बारे में था, बल्कि यह सम्मान का विषय और किसी की कीमियागरी की क्षमता का प्रतीक भी था। इस घोषणा ने तुरंत ही सबकी दिलचस्पी जगा दी और वे उत्साहित हो गए। उसी समय कई लोगों ने वांग हॉन को ज्ञान भरी निगाहों से देखा और अचानक वांग हॉन की पिछली उन्मत्त रसायन विद्या गतिविधियों के महत्व को समझ गए। वांग हॉन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और दूसरों के साथ पिल हॉल से चले गए। 3 दिन बाद 2 महिला साधिकाएं वांग हॉन के गुफानुमा महल में पहुंची। उनमें से एक तांग वान एर थी, लेकिन वांग हॉन को आश्चर्य हुआ कि दूसरी शुई रुओ एर थी, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। अपनी पहली मुलाकात के दौरान तांग वान एर ने अपनी चचेरी बहन का जिक्र किया था, जिससे वांग हॉन हैरान रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह चचेरी बहन शुई रुओ एर होगी। शुई रुओ एर भी फाउंडेशन बिल्डिंग तक सफलतापूर्वक पहुंच चुकी थी, लेकिन वह अब भी घूंघट ओढ़े रहती थी और उसकी आवाज पहले की तरह ही मधुर बनी हुई थी। वांग हॉन्ग ने पेड़ से कुछ आध्यात्मिक फल तोड़े और उन्हें आध्यात्मिक चाय के साथ परोसा। उन्होंने उनके आनंद के लिए भुने हुए थरी आंग खरबूजे के बीज भी दिए। छोटे भाई वांग, आपका गुफानुमा महल वाकई अनोखा है, तांग वान एर ने तरबूज के बीज तोड़ते हुए प्रशंसा की। मैंने सुना है कि आप सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला गए थे, वहां कैसा रहा? शुई रुओ एर ने वांग होंग पर टकटकी लगाए हुए पूछा। तांग सीनियर सिस्टर, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। हालांकि सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में लगातार लड़ाई चलती रहती है, लेकिन एक रसायनज्ञ के रूप में मेरी भूमिका ने युद्धों में मेरी वास्तविक भागीदारी को सीमित कर दिया है। इसके बाद वांग होंग ने सीमावर्ती पर्वत श्रृंखला में अपने अनुभवों का संक्षेप में वर्णन किया। तांग वान एर कभी कभी कुछ रोमांचक क्षणों पर आश्चर्यचकित हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर समय उसका चेहरा शांत रहता था। केवल थोड़ी भोली भाली दिखने वाली शुई रुओ एर ही सुनते समय शर्मा गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद वांग होंग ने तांग वान एर के साथ एक सौदा तय किया। जाते समय उसने उन्हें अपने बगीचे से कुछ आध्यात्मिक फल भी दिए। वापस लौटते समय शुई रुओ एर ने अपने हाथों में एक स्पिरिट फ्रूट पकड़ रखा था और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रही थी। चचेरे भाई, देखो, उसने मुझे फिर कुछ दिया। शुई रुओ एर के चेहरे के भाव देखकर तांग वान एर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया, क्योंकि वह अपनी चचेरी बहन के उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी। नासमझ लड़की, देखो, इस दुनिया में 3 पैरों वाले राक्षसी जीव दुर्लभ हैं, लेकिन 2 पैरों वाले पुरुष साधक हर जगह हैं। तांग वान एर ने उसे धीरे से याद दिलाया। बड़ी बहन, क्या आपको लगता है कि मुझे ये आध्यात्मिक फल इकट्ठा करने चाहिए? शुई रुओ एर ने पूछा। तांग वान एर अब और बात नहीं करना चाहती थी और चुपचाप आगे चली गई। बड़ी बहन, आप इतनी तेज क्यों चल रही हैं? मेरा इंतजार कीजिए। पर्पल क्लाउड मलबेरी प्राप्त करने के बाद वांग होंग ने इसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें अपने स्पेस में लगा दिया। फिर वांग होंग उस क्षेत्र की ओर बढ़ गया जहां वह जहरीली मधुमक्खियों का पालन पोषण करता था। इससे पहले उसने राक्षसी जानवरों की वंशानुगत शक्ति एकत्रित की थी, जिसे विषैली मधुमक्खी रानी ने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। दुर्भाग्यवश विषैली मधुमक्खी रानी अभी तक 2 स्तरीय राक्षसी जीव के रूप में विकसित नहीं हो पाई थी और अंततः उसका जीवन काल समाप्त हो गया था। वर्तमान विषैली मधुमक्खी रानी का जन्म पिछली पीढ़ी की मधुमक्खी रानी द्वारा अवशोषित रक्त शक्ति से हुआ है और इसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। जन्म से ही इसमें उच्च कोटि के प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीव के बराबर शक्ति है। जैसे ही वांग होंग पास पहुंचा, जहरीली मधुमक्खियों का एक बड़ा समूह उसकी ओर उड़कर आया और उसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाने लगा मानो वे बहुत ही मित्रवत हो। कम बुद्धि वाले ये जीव, विषैली मधुमक्खियां, वर्षों से वांग होंग के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर चुके थे, चाहे ये लंबे प्रजनन समय के कारण हो या अंतरिक्ष के किसी विशेष प्रभाव के कारण। अब वांग होंग को नियंत्रण स्थापित करने के लिए रक्त अनुबंध का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक विषैली मधुमक्खी उसे बहुत करीब महसूस करती थी। ये घटना हाल के वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुई है और हरे पूंछ वाली आत्मा मधुमक्खियों के समूह और यहाँ तक कि दानव शिकार वृक्ष और शैतानी लता जैसे आत्मा पौधों तक भी फैल गई है। पहले जब भी वह दानव शिकार वृक्ष या शैतानी लता के पास जाता, ये आध्यात्मिक पौधे उस पर हमला कर देते थे, लेकिन अब उसके पास आने पर वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते थे।
जहरीली मधुमक्खियों से घिरे वांग होंग मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचे, एक छोटी बोतल निकाली और उसमें से पन्ना हरे रंग के तरल की एक बूंद डाली, जिसे उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से घेर लिया और उसे हवा में तैरने दिया। फिर उसने विषैली मधुमक्खी की रानी को बुलाया और अपने आदेश पर उसे तरल की एक बूंद का सेवन कराया। यह तरल पदार्थ विशेष रूप से वांग होंग द्वारा विषैली मधुमक्खी की रानी के लिए तैयार किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से हरे आध्यात्मिक आड़ू का उपयोग मुख्य घटक के रूप में किया गया था, साथ ही कई अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का भी। विषैली मधुमक्खी की रानी ने औषधि ग्रहण करने के बाद वांग होंग की हथेली पर लेटकर उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। वांग होंग ने उसे अपने सामने रखा। विषैली मधुमक्खी रानी अब पूरी तरह से चमकदार काले रंग की थी, अंगूठे से थोड़ी बड़ी थी और एक उच्च स्तरीय राक्षसी जीव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। भविष्य में इसके द्वितीय स्तरीय स्तर तक पहुंचने की अच्छी संभावना थी। जहरीली मधुमक्खियों को खाना खिलाने के बाद वांग होंग ने एक फॉर्मेशन जेड स्क्रॉल को पकड़ा और पेड़ों की चोटियों तक उड़ गया, जहां वह चुपचाप चिंतन करने लगा। वह लगभग 1 साल तक बिल्कुल स्थिर रहा, जब तक कि उसके शरीर में भूख की अनुभूति ने उसे जगह नहीं दिया। बाहरी दुनिया में शायद 2 दिन ही बीते थे। वह नीले रंग के आध्यात्मिक आड़ू के पेड़ों के जंगल में पहुंचा, वहां से 2 सबसे बड़े हरे आध्यात्मिक आड़ू तोड़े और फिर उस तालाब की ओर बढ़ा जहां वह स्याही जैसे हरे रंग के आध्यात्मिक कमल की खेती करता था। अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ी और उन्हें अंतरिक्ष में ले आया। मछली तलने और उसे पहले से तैयार किए गए राक्षसी जानवर के मांस के सूप के साथ परोसने के बाद वांग होंग ने महसूस किया कि उसकी साधना का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। हाल ही में उसने हरे रंग के आध्यात्मिक आड़ू खाना शुरू किया था, भले ही वे पूरी तरह से पके नहीं थे। इस समय उसके दंतियन के ऊपर स्थित हरे रंग के आध्यात्मिक आड़ू से परिवर्तित आध्यात्मिक शक्ति लगातार बारिश की तरह बह रही थी। दोनों ग्रीन स्पिरिट पीच का सेवन करने और उन्हें पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित करने के बाद उनके दांतियन में आध्यात्मिक शक्ति की गहराई 1 इंच और बढ़ गई थी। कुछ और दिनों तक ग्रीन स्पिरिट पीच का सेवन करने से उसका दांतियान पूरी तरह से भर जाएगा और वह फिर से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। तृप्त और संतुष्ट होकर उन्होंने शरीर को मजबूत बनाने वाली अजेय स्वर्णिम शरीर तकनीक का अभ्यास जारी रखा। इससे पहले उसने जिनान शहर में ड्रैगन ब्लड ग्रास प्राप्त की थी, जिसे उसने सैकड़ों वर्षों तक अपने स्पेस में विकसित किया था। अंततः वह परिपक्व हो गई थी। हाल ही में उन्होंने इसे गोलियों के रूप में परिष्कृत किया है, जिससे शरीर को मजबूत बनाने वाली अजेय स्वर्णिम शरीर तकनीक के अभ्यास के प्रभाव में काफी वृद्धि हुई है। अब जब वह अपनी साधना तकनीक का प्रयोग करता था तो उसकी त्वचा से सुनहरी चमक निकलती थी, मानो वह धातु से बना हो। जब उसने अपने शरीर पर प्रहार करने के लिए निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार का इस्तेमाल किया तो उससे एक जोरदार आवाज निकली। 1 महीने बाद वांग होंग ने आखिरकार फाउंडेशन बिल्डिंग के चौथे स्तर को पार कर लिया और एक मध्य स्तरीय फाउंडेशन बिल्डिंग साधक बन गया। इसी दौरान उन्होंने अपनी गुप्त साधना का स्तर नींव निर्माण के दूसरे स्तर तक बढ़ा लिया। उनके साथ नींव निर्माण शुरू करने वाले साधकों के समूह में जिन्होंने तेजी से अभ्यास किया वे अब मध्य स्तर पर थे और जिन्होंने धीमी प्रगति की वे दूसरे स्तर पर पहुंच चुके थे। उन्हें बहुत पीछे रहने का जोखिम नहीं उठाना था। फाउंडेशन बिल्डिंग के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद उसे लगा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी अस्थिर है और उम्मीद के मुताबिक सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका कारण संभवतः ग्रीन स्पिरिट पीचेस का अत्यधिक सेवन था, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से वृद्धि तो हुई, लेकिन वह अशुद्ध हो गई और उसका लोक अस्थिर हो गया। वह अल्पकाल में अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए ग्रीन स्पिरिट पीचेस का उपयोग जारी नहीं रख सकता था। इसके बजाय उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने और अपने क्षेत्र को स्थिर करने की आवश्यकता थी। इस उन्नति के साथ उनके दांतियान सागर का विस्तार 2 फीट और हो गया। अब इसकी चौड़ाई 12 फीट हो गई, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग के अंतिम चरण के अधिकांश साधकों से कहीं अधिक है। उनकी स्वाभाविक रूप से बड़ी नींव के कारण प्रत्येक 2 फीट की वृद्धि के लिए उनके स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। वांग होंग ने अपनी साधना को स्थिर करने के लिए कुछ दिनों के लिए ही खुद को एकांत में रखा और फिर बाहर निकले क्योंकि औषधिशाला द्वारा आयोजित रसायन शास्त्र प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। यदि संभव हो तो वह शीर्ष 5 में जगह बनाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह अभी भी एक नवागंतुक था क्योंकि वह पिछले 10 वर्षों में ही फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंचा था। पिल हॉल के भीतर कुछ पुराने कीमियागर 1 सदी से भी अधिक समय से दूसरे स्तर पर थे, जिससे उनका कीमिया का अनुभव बेहद समृद्ध हो गया था। इस पिल हॉल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों को अपनी सामग्री स्वयं लानी थी और वे अपनी पसंद की गोली का प्रकार चुन सकते थे। वांग होंग ने पौष्टिक सार गोली के लिए सामग्री लाने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें इसी प्रकार की गोली बनाने का सबसे अधिक अनुभव था। उसे अपना खुद का रसायन भट्टी भी लाना पड़ा। वर्तमान में वह जिस आध्यात्मिक हथियार स्तर की रसायन भट्टी का उपयोग कर रहा था वह उसने अतीत में हत्यारे झुयान से प्राप्त की थी। हालांकि इसका खुलेआम उपयोग करना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसे उच्च गुणवत्ता वाली जादुई हथियार रसायन भट्टी से ही काम चलाना पड़ा। हालांकि इससे उसकी औषधि बनाने की सफलता दर पर संभावित रूप से असर पड़ सकता था, वांग होंग आश्वस्त रहा। अब मैं किंगशु संप्रदाय की 453वीं रसायन शास्त्र प्रतियोगिता के प्रारंभ की घोषणा करती हूँ। मुख्य न्यायाधीश मास्टर मेई ने औषधिशाला के मुख्य हॉल के शीर्ष पर बैठकर यह घोषणा की।
उनके साथ 2 अन्य न्यायाधीश भी थे जो प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में शामिल होंगे। हॉल के चारों ओर 100 से अधिक प्रतिभागी बैठे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक के बीच कुछ फीट की दूरी थी और उनके सामने एक कीमिया भट्टी रखी हुई थी। वांग हॉन की रसायन भट्टी अपने विशाल आकार के कारण सबसे अलग दिख रही थी, क्योंकि यह पूरे कमरे में फैली हुई थी। इससे आसपास के साधकों को दूर हटना पड़ा। यह अपरिहार्य था, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शस्त्र स्तर की रसायन भट्टी इस अवसर के लिए उपयुक्त नहीं थी। उन्हें इस उच्च गुणवत्ता वाली जादुई शस्त्र रसायन भट्टी पर ही निर्भर रहना पड़ा, भले ही इससे उनकी औषधि प्राप्ति की सफलता दर पर थोड़ा असर पड़े। फिर भी वांग होंग आत्मविश्वास से भरे रहे। न्यायाधीश के आदेश से किंगशू संप्रदाय की 453वीं रसायन शास्त्र प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। न्यायाधीशों के आदेश देते ही सभी तुरंत हरकत में आ गए, आग जलाने और भट्टियों को गर्म करने लगे। ये प्रारंभिक चरण सभी के लिए समान थे। हालांकि उनकी कुशलता में असली अंतर तब शुरू हुआ जब उन्होंने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू किया। पहले चरण में स्वयं द्वारा तैयार की गई सामग्रियों का उपयोग करके गोलियों को परिष्कृत करना शामिल था, और अंतिम स्कोर गोली की सफलता दर पर आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक सफलतापूर्वक परिष्कृत गोली को एक अंक के रूप में गिना जाएगा। आसपास नजर घुमाते हुए वांग होंग ने देखा कि उसके आसपास के अधिकांश साधक, जिनमें वह स्वयं भी शामिल था, पौष्टिक सार की गोलियां बना रहे थे। कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि द्वितीय श्रेणी की गोलियों में पौष्टिक सार की गोली सबसे आम और व्यापक रूप से प्रचलित थी। प्रतियोगिता के इस पहले दौर में लगभग सभी को पूरा भरोसा था और उन्होंने अपनी वास्तविक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए विश्वास जताया कि वे अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वांग होंग भी अपवाद नहीं थे। उन्होंने अपने 10 वर्षों के अभ्यास के दौरान कितनी पौष्टिक सार गोलियां बनाई थी, इसकी गिनती उन्होंने स्वयं ही खो दी थी, और उन्हें विश्वास था कि कई द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों ने अपने पूरे जीवन काल में इतनी गोलियां नहीं बनाई होंगी। वांग होंग ने कुशलतापूर्वक दवा का प्रयोग किया, उसे संतुलित किया, सम्लन किया और अन्य कई चरणों को सहजता से पूरा किया, मानो कोई नदी सुचारू रूप से बह रही हो। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि वांग होंग ने गोलियां बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली। भट्टी बुझाने के बाद उसे आखिरकार अपने आसपास के वातावरण को देखने का मौका मिला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि गोली बनाने में सफल होने वाले वे पहले व्यक्ति थे। कुछ अन्य साधक निष्क्रिय और निराश प्रतीत हो रहे थे, कीमियागरी में असफल। वांग होंग ने अपनी कीमिया भट्टी का विशाल ढक्कन उठाया और उसके अंदर से अंगूठे के आकार की 6 पौष्टिक सार की गोलियां निकाली। आगे बैठे 5 न्यायाधीशों ने उत्सुकता से उसकी जांच की और अपनी दैवीय बुद्धि का उपयोग करते हुए उसकी गोलियों की संख्या और गुणवत्ता का आकलन किया और सहमति में सिर हिलाया। मुझे याद है कि वह उस समूह से है जो फाउंडेशन बिल्डिंग से पहले गुप्त क्षेत्र से बाहर आया था, है ना? इतने कम समय में द्वितीय श्रेणी का कीमियागर बनना वास्तव में प्रभावशाली है, वांग होंग को याद रखने वाले दुबले पतले जजों में से एक ने टिप्पणी की। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी दवाइयों की सफलता दर 60% है। लगता है उनकी रसायन विद्या की प्रतिभा वाकई असाधारण है, एक अन्य थोड़े मोटे जज ने सहमति जताते हुए कहा। हल्के से चिढ़ाते हुए दुबले पतले जज ने कहा, इतने प्रतिभाशाली युवक के साथ आपको उसे अपना शिष्य बनाने पर विचार करना चाहिए। इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो गु किंगयांग ने बहुत पहले ही अपने अधीन कर लिया था। अब तक चुप रही मास्टर मेई ने जवाब दिया। औषधिशाला की प्रमुख होने के नाते उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत रसायन शास्त्रियों के बारे में काफी जानकारी थी। दुबले पतले किसान ने टिप्पणी की, ये बच्चा काफी जल्दी प्रतिक्रिया देता है। वांग होंग की गोलियां तैयार होने के बाद एक के बाद एक अन्य लोगों की गोलियां भी तैयार होने लगी। इसी समय वांग होंग को एहसास हुआ कि उनकी 60% सफलता दर शायद पर्याप्त नहीं है। आसपास देखने मात्र से ही उन्होंने कई प्रतिभागियों को 60% या उससे भी अधिक सफलता दर वाला पाया। एक युवा साधक ने 70% सफलता दर हासिल की थी। इस खुलासे ने वांग होंग द्वारा पहले अर्जित की गई थोड़ी सी उपलब्धि की भावना को चकनाचूर कर दिया। उसी क्षण भीड़ से विस्मय भरी आवाजें गूंज उठी। वांग होंग ने उनकी निगाहों का पीछा किया और देखा कि एक अधेड़ उम्र के साधक की गोलियां अभी अभी बनकर तैयार हुई थी। अविश्वसनीय रूप से उन्होंने एक ही बार में 8 गोलियां बना ली थी। शांत हो जाओ, जो भी हंगामा करेगा उसे हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा, हॉल के मुखिया मास्टर मेई ने जोर से चेतावनी दी। पूरा दृश्य क्षण भर के लिए शांत हो गया, केवल स्पिरिट फायर की फुफकार और कीमिया भट्टियों के भीतर बुलबुले उठने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इस समय तक केवल 3 प्रतिभागियों ने ही अपनी दवाइयां पूरी नहीं की थी। उनमें से एक सफेद बालों वाला, शांत स्वभाव का और अमर व्यक्ति के समान व्यवहार वाला एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे अलग दिख रहा था। उसका ध्यान असाधारण था और उसकी हर हरकत सटीक और सावधानीपूर्वक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे माथे पर बैठे मच्छर का भी एहसास न हो। ऐसी अटूट एकाग्रता को देखकर कोई भी यह सोचेगा कि वह एक अद्वितीय अमरता की गोली को परिष्कृत कर रहा है। कुछ देर बाद बाकी 2 साधकों की गोलियां भी तैयार हो गईं, जिनमें से प्रत्येक ने केवल 3 या 4 गोलियां बनाई। वे निराश नहीं दिखे, क्योंकि संभवतः यही उनका सामान्य प्रदर्शन स्तर था। कुछ सांसों के बाद सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की गोलियां आखिरकार खत्म हो गईं। हर कोई उत्सुकता से गर्दनें फैला कर देख रहा था कि वह अपने सावधानीपूर्वक काम करने के तरीके को देखते हुए एक बार में कितनी गोलियां बना सकता है। जो लोग उस बूढ़े व्यक्ति से परिचित थे, उनमें से कुछ उत्सुकता से भरे हुए थे।
बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से भट्टी का ढक्कन खोला और अपना हाथ हिलाया, जिससे 9 चमकते हुए बिंदु कीमिया भट्टी से बाहर निकलकर एक तैयार जेड ट्रे में जा गिरे। फुफकार, फुफकार, कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। उन्होंने अभी अभी एक चमत्कार देखा था। जेड पत्थर की थाली में 9 गोल और चमकदार पोषणवर्धक गोलियां रखी थी। उनमें से एक गोली असाधारण रूप से तेज चमक बिखेर रही थी। यह एक उच्च श्रेणी की गोली थी। टॉप ग्रेड नरिशिंग एसेंस पिल के अलावा ट्रे में एक मिडिल ग्रेड पिल भी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक ही बार में 9 गोलियां तैयार की, जिनमें एक उच्च श्रेणी की और एक मध्यम श्रेणी की गोली शामिल थी। सिर्फ गोलियों के इस बैच के आधार पर ही यह स्पष्ट हो गया था कि इस ग्रैंड प्रतियोगिता में पहला स्थान उसी का था। रसायन शास्त्र प्रतियोगिता का पहला दौर ओल्ड मैन के 22 अंकों के साथ समाप्त हुआ, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी उपलब्धियों में एक उच्च गुणवत्ता वाली गोली ने उसे 10 अंक दिलाए, जबकि एक मध्यम स्तर की गोली ने उसे 5 अंक दिलाए। 8 गोलियां सफलतापूर्वक तैयार करने वाले अधेड़ उम्र के किसान को 8 अंक मिले और उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनके ठीक पीछे 7 अंकों के साथ एक युवा दिखने वाला किसान तीसरे स्थान पर रहा। वांग होंग ने इस दौर में 6 अंक अर्जित किए और 7 अन्य खिलाड़ियों के साथ चौथे स्थान पर रहे। शीर्ष 5 में जगह बनाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण लग रहा था। सभी के अंकों का मूल्यांकन करने के बाद रसायन शास्त्र प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस दौर में सभी प्रतिभागियों को व्हाइट ड्यूपिल के नाम से जानी जाने वाली एक ही प्रकार की गोली को परिष्कृत करने का कार्य सौंपा गया था, जो कि द्वितीय श्रेणी की उपचार गोली है। इस दौर के दौरान बूढ़े व्यक्ति ने 8 गोलियां बनाने में कामयाबी हासिल की, जिनमें से एक मध्यम स्तर की गुणवत्ता की थी, जिससे उसे 12 अंक मिले और उसकी बढ़त बरकरार रही। हालांकि वांग होंग को इस दौर में भी 6 अंक मिले, जिससे वह 4 अन्य साधकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। शीर्ष 5 में प्रवेश करने की उम्मीदें अब अंतिम दौर पर टिकी थीं। यह विचार कई लोगों द्वारा साझा किया गया था। तीसरे दौर की शुरुआत में प्रत्येक प्रतिभागी को औषधीय जड़ी बूटियों से भरा एक बड़ा थैला दिया गया, लेकिन कोई दवा बनाने की विधि नहीं दी गई। उन्हें दी गई जड़ी बूटियों में से औषधीय जड़ी बूटियों का चयन करके एक दवा तैयार करनी थी। थैली में कई प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं, लेकिन उनमें से कोई भी किसी विशेष औषधि बनाने की विधि को पूरा नहीं कर सकती थी। चाहे वे किसी भी विधि का पालन करें, कुछ सामग्रियां गायब थीं, जिससे औषधि बनाना असंभव था। और अगर वे किसी तरह औषधि बना भी लेते, तो उसे पूरा करना चुनौतीपूर्ण होता। दुबले पतले जजों में से एक ने आह भरते हुए कहा, मास्टर मेई, क्या ये चुनौती थोड़ी ज्यादा कठिन नहीं है? हाँ, दवाइयों के नुस्खे में बदलाव करने में सक्षम रसायनज्ञ दुर्लभ होते हैं, और इतने कम समय में ऐसा करना और भी चुनौतीपूर्ण है। एक अन्य न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की। हमारी किंगजू संप्रदाय अपनी रसायन विद्या की विशेषज्ञता के लिए पूरे साधना जगत में प्रसिद्ध है। हमारे पास न केवल सबसे अधिक रसायनज्ञ हैं, बल्कि पूरे साधना जगत के शीर्ष रसायनज्ञ भी हमारे पास हैं। औषधिशाला की प्रमुख होने के नाते हमारे संप्रदाय के लिए सर्वश्रेष्ठ रसायनज्ञों को प्रशिक्षित करना मेरा कर्तव्य है, मास्टर मेई ने असामान्य रूप से गंभीर भाव से कहा। बेशक इस स्थिति में हर कोई असहाय नहीं था। कुछ रसायन शास्त्रियों ने शोधन शुरू कर दिया था और बीच बीच में जली हुई गंध कमरे में फैल रही थी। अन्य अभी भी सोच विचार में डूबे हुए थे, बार बार आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उठा रहे थे और रख रहे थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इस समय वांग होंग अभी भी सोच विचार में डूबे हुए थे और अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने भी कुछ देर सोचने के बाद अपनी शालीनता शुरू कर दी। भट्टियों के छिटपुट विस्फोटों की आवाजों और जले हुए पदार्थों की व्यापक गंध के बीच वांग होंग ने अंततः अपना शोधन शुरू किया। अंत में 100 से अधिक प्रतिभागियों में से केवल 3 ही इस तीसरे दौर में गोलियां बनाने में सफल रहे, और उनमें से एक वांग होंग थे। दवा बनाने की विधि में किए गए संशोधनों के कारण प्रत्येक व्यक्ति की दवाइयों के सफल होने की दर काफी कम थी। केवल 2 या 3 दवाइयां ही सफलतापूर्वक तैयार हो पाईं। इसके अलावा बदली हुई दवाइयों की विधि ने सभी को अपनी दवाइयों के प्रभावों के बारे में अनिश्चित बना दिया। तीनों सफल प्रतिभागियों ने मूल्यांकन के लिए अपनी परिष्कृत गोलियां तीनों न्यायाधीशों के सामने प्रस्तुत की। दुबले पतले न्यायाधीश ने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बनाई गई गोली का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, उसे बारीकी से देखा और थोड़ा सा पाउडर चखा भी। कुछ क्षण बाद उनके रूखे चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। शाबाश, आपने वाटर स्पिरिट पिल की रेसिपी में बदलाव किया है। वाटरवीड और टेंडन ग्रास को हटाकर 2 प्रकार के फूल मिला दिए हैं। आपकी परिष्करण तकनीक भी काफी उपयुक्त थी। दुबले पतले जज ने प्रशंसा करते हुए कुछ रचनात्मक प्रतिक्रिया दी। इसी बीच मास्टर मेई ने अधेड़ उम्र के साधक द्वारा तैयार की गई गोली का निरीक्षण किया, उसे स्वीकार्य पाया और कुछ सुझाव दिए। केवल थोड़ा अधिक वजन वाला साधक ही वांग होंग की गोली की जांच करते समय काफी देर तक असमंजस में रहा और कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं दे सका। क्या आप दोनों इस गोली को देख सकते हैं? मेरी आंखें यह नहीं बता पा रही हैं कि यह किस तरह की गोली है। वांग होंग ने अंत में मास्टर मेई और उनके बगल में खड़े दुबले पतले न्यायाधीश को 2 गोलियां सौंप दी। दोनों न्यायाधीशों ने गोलियों को स्वीकार किया और विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करने से पहले उनकी बारीकी से जांच की। हालांकि वे गोलियों के शोधन के लिए इस्तेमाल की गई विधि को नहीं पहचान पाए, लेकिन इससे गोलियों के गुणों और प्रभावों के उनके आकलन में कोई बाधा नहीं आई। क्या आपको इस गोली का नाम पता है?
उनके मूल्यांकन के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक नई गोली हो सकती है, और वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वांग हॉन को इस गोली की विधि कहां से मिली। इसका अभी तक कोई नाम नहीं है। मैंने इसे हाल ही में परिष्कृत किया है और अभी तक इसका नाम रखने का मौका नहीं मिला है, वांग हॉन ने उत्तर दिया। उन्होंने थैली में रखी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की समीक्षा की और महसूस किया कि किसी मौजूदा औषधि में मामूली बदलाव करने से हमेशा कुछ कमियां रह जाएंगी, जिससे इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाएगा। गहन विचार विमर्श के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पुनर्संयोजित करके एक नई औषधि तैयार की, जिससे उनकी अधिकतम क्षमता का पूर्ण उपयोग हो सके। तो आप कह रही हैं कि यह गोली आज ही आपने एक नई विधि से बनाई है? मास्टर मेई ने अपना आश्चर्य दबाते हुए शांत भाव बनाए रखा। पिल हॉल की मास्टर और गोल्डन कोर की वरिष्ठ सदस्य होने के नाते वह युवा पीढ़ी के सामने अपना संयम नहीं खो सकती थी, क्योंकि इससे उनका अधिकार कम हो जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैंने गोली बनाने की विधि मौके पर ही तैयार की थी। अगर कोई कमी हो तो कृपया बेझिझक बताएं, वांग हॉन्ग ने गोली बनाने की विधि के डिजाइन कॉन्सेप्ट को संक्षेप में समझाते हुए बताया। गोल्डन कोर के तीनों जजों ने सहमति में सिर हिलाया। साधकों की सुनने की क्षमता बहुत तीव्र थी, और हॉल में मौजूद अन्य साधकों ने भी ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। हालांकि उनमें से अधिकांश चर्चा को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इसकी गहराई को महसूस किया और सहमति में सिर हिलाया। केवल कुछ ही साधकों ने वास्तव में विषय वस्तु को समझा और उसे अत्यंत लाभकारी पाया। शाबाश! इतनी कम उम्र में रसायन शास्त्र की इतनी गहरी समझ होना वाकई सराहनीय है। हालांकि औषधि बनाने की विधि में अभी भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। मास्टर मेई ने वांग हॉन की प्रशंसा करते हुए कुछ कमियों की ओर भी इशारा किया। तीसरे दर्जे की रसायनज्ञ होने के नाते वह वांग हॉन की तरह जल्दी से औषधि बनाने की विधि नहीं बता सकती थी, लेकिन फिर भी वह उसके काम में कुछ कमियां पहचान सकती थी। एक वरिष्ठ होने के नाते उसे अपना अधिकार बनाए रखने के लिए रचनात्मक आलोचना सहित संतुलित प्रतिक्रिया देनी आवश्यक थी। गहन मूल्यांकन के बाद अंतिम रैंकिंग घोषित की गई। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कुल 36 अंक प्राप्त कर निसंदेह प्रथम स्थान प्राप्त किया। अधेड़ उम्र के साधक ने 17 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान अर्जित किया। वांग हॉन्ग ने 15 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि वह सैद्धांतिक ज्ञान और औषधि निर्माण में निपुण थे, लेकिन इस प्रतियोगिता में अंकन उनके द्वारा निर्मित औषधियों पर आधारित था। मास्टर मेई ने सभी प्रतिभागी रसायन शास्त्रियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपनी बात शुरू की और फिर शीर्ष 5 रसायन शास्त्रियों की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के रसायन शास्त्र कौशल पर जोर दिया और उन्हें अपनी सफलता की कहानी सभी के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता की कुंजी है एकाग्रता और अपने हुनर में निपुणता हासिल करना, बूढ़े व्यक्ति ने संक्षेप में कहा। वे दशकों से रसायन विद्या में लीन थे, संप्रदाय से कभी दूर नहीं हुए। 150 वर्ष की आयु में उन्होंने रसायन विद्या को एक सदी से अधिक का समय समर्पित कर दिया था। वे जादुई कलाओं का अभ्यास नहीं कर सकते थे, ताबीज बनाना नहीं जानते थे, औजारों को परिष्कृत नहीं कर सकते थे, और यहां तक कि युद्ध कला भी नहीं जानते थे। रसायन विद्या के अलावा उनके पास कोई अन्य कौशल नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति के भाषण के बाद हॉल में गहरी शांति छा गई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों और दिमागों को झकझोर दिया। किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काफी समय समर्पित करना पड़ता है और कभी कभी अन्य गतिविधियों का त्याग भी करना पड़ता है। वांग हॉन की एक साथ कई कौशलों में महारत हासिल करने की क्षमता मुख्य रूप से उनकी अद्वितीय स्थानिक क्षमताओं के कारण थी। वास्तव में उन्होंने रसायन विद्या के क्षेत्र में एक सदी से अधिक समय बिताया था। हालांकि उन्होंने रसायन विद्या में गति और दक्षता को प्राथमिकता दी और औषधि बनाने की सफलता दर पर कम जोर दिया। उस दिन पिल हॉल प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मास्टर मेई ने सभी को जाने का निर्देश दिया और शीर्ष 5 रसायन शास्त्रियों को अगले दिन फिर से मिलने के लिए कहा। अगले दिन प्रतियोगिता के शीर्ष 5 रसायन शास्त्री एक बार फिर पिल हॉल में एकत्रित हुए। पिल हॉल की 5वीं मंजिल वही चाय घर था जहां वांग हॉन्ग पहले भी जा चुका था। हालांकि इस बार उसने वहां एक ऐसे युवक को बैठे देखा जिसे वह पहचानता नहीं था। इस युवक का कद लंबा और कद पतला था, उसकी आंखें फीनिक्स पक्षी जैसी थीं और उसका शांत और सौम्य व्यवहार असाधारण शालीनता को दर्शाता था। जब वांग हॉन्ग अंदर आया तो उस युवक ने उसे दोस्ताना मुस्कान दी और सहमति में सिर हिलाया। सभी के एकत्र हो जाने के बाद मास्टर मेई ने शीर्ष 5 विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। प्रत्येक विजेता को एक सीलबंद लकड़ी का डिब्बा मिला जिस पर एक ताबीज लगा हुआ था। उन्होंने निर्देश दिया कि वे घर लौटने तक डिब्बे न खोलें और प्रत्येक व्यक्ति का पुरस्कार अद्वितीय था। वांग हॉन्ग के मन में ये जिज्ञासा जाग उठी कि उन बक्सों के अंदर कौन से खजाने छिपे हैं। वे रहस्य से घिरे हुए प्रतीत हो रहे थे। आज से अगले 1 महीने तक मैं आप 6 को रसायन विद्या में व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दूंगा। 1 महीने बाद आप फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स के शोधन में भाग लेने के योग्य हो जाएंगे, मास्टर मेई ने घोषणा की। यद्यपि स्थापना की गोलियां द्वितीय श्रेणी की गोलियां थीं, फिर भी इनका महत्व सर्वोपरि था और ये सभी द्वितीय श्रेणी की गोलियों में प्रथम स्थान पर थीं। किसी भी संप्रदाय की समृद्धि और विकास के लिए इन गोलियों का परिष्करण अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रत्येक संप्रदाय स्थापना की गोलियों के परिष्करण को अत्यंत महत्व देता था।
संस्थापना की गोलियों के शोधन में भाग लेने का अर्थ था कि वे संप्रदाय के मुख्य स्तर में प्रवेश कर चुके थे और अब संप्रदाय में महत्वहीन व्यक्ति नहीं रह गए थे। उन्हें भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण गोलियों के शोधन में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। हाल ही में उनके साथ शामिल हुए शांत और संयमित युवक को छोड़कर बाकी पांचों लोग स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। चूंकि वे अगले महीने तक एक साथ रसायन शास्त्र का अध्ययन करने वाले थे, इसलिए मास्टर मेई ने उनसे अपना परिचय देने के लिए कहा। तभी वांग हॉन को बाकी लोगों के नाम पता चले। शांत स्वभाव वाले युवक का नाम क्यूई शाओकिंग था, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति का नाम जू जिगुआंग था और प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम लुजेन था। आज मैं आप सभी के लिए दूसरे दर्जे की गोली को परिष्कृत करने का प्रदर्शन करूंगा। ध्यान से देखें, मास्टर मेई ने कहा। वह उन छहों को पास के एक रसायन शास्त्र कक्ष में ले गई और प्रदर्शन शुरू किया। मास्टर मेई ने गोली के सफलतापूर्वक बनने तक शुरू से अंत तक हर चरण को विस्तार से समझाया। इस बार मास्टर मेई ने स्वयं 10 गोलियों का पूरा सेट तैयार किया, जिसमें एक उच्च श्रेणी की गोली और 3 मध्यम श्रेणी की गोलियां शामिल थीं। इसे देखकर पांचों रसायन शास्त्री अचंभित रह गए। साधना जगत में गोलियों का पूरा सेट तैयार करना और उच्च श्रेणी की गोली प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ था। इसके लिए आमतौर पर सौभाग्य की आवश्यकता होती थी। हालांकि मास्टर मेई के उदासीन भाव से पता चलता था कि वह ऐसे परिणामों की आदी थी। आज के प्रदर्शन को अच्छी तरह याद रखना। रसायन शास्त्र में गलतियां करने के अनगिनत तरीके हैं और मैं तुम्हें केवल वही विधि सिखा सकता हूं जो पूर्णता के सबसे करीब है, मास्टर मेई ने जोर देकर कहा। पूर्णता एक मायावी अवधारणा थी, लेकिन रसायन शास्त्र की वह तकनीक जो इसके सबसे करीब थी, आने वाले पाठों में उनका मार्गदर्शक सिद्धांत होगी। अपने प्रदर्शन के बाद मास्टर मेई ने उन्हें विदा कर दिया और उन्हें घर लौटकर अभ्यास करने और जो कुछ उन्होंने सीखा था उस पर मनन करने का निर्देश दिया। वांग होन के अपने गुफानुमा महल में लौटते ही उसने तुरंत उस लकड़ी के बक्से को खोला जो उसे मास्टर मेई से इनाम के तौर पर मिला था। अंदर उसे केवल 2 चीजें मिली, एक जेड पत्थर का स्क्रॉल और एक अजीब दिखने वाला फल। वांग होन का ध्यान तुरंत उस फल की ओर आकर्षित हुआ। उसने ध्यान से फल को हाथ में लिया और उसकी जांच करते हुए उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह फल अंडे के आकार का था और इसकी सतह पर 5 अलग अलग रंग थे। इससे असाधारण रूप से सघन आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। वांग होंग ने संप्रदाय के 3 स्तरीय पंचरंगी आध्यात्मिक बेर वृक्ष के बारे में सुना था। मूल रूप से यह एक साधारण प्रथम श्रेणी का आध्यात्मिक बेर वृक्ष था, लेकिन स्वर्गीय अधिकार शिखर के शीर्ष पर स्थित अत्यधिक आध्यात्मिक वातावरण में हजारों वर्षों के बाद इसमें एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ था। हजारों वर्षों के दौरान आध्यात्मिक बेर वृक्ष ने लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया और कई परिवर्तनों से गुजरा, अंततः तीसरे स्तर तक पहुंच गया जैसा कि यह आज है। वर्तमान पंचरंगी स्पिरिट बेर में एक उल्लेखनीय गुण था कि ये फाउंडेशन बिल्डिंग के साधकों को उनकी मूल संरचना प्रक्रिया में सहायता कर सकता था और कथित तौर पर इसके सेवन से सफलता दर में आधा इजाफा हो जाता था। आज के दौर में जब आध्यात्मिक वस्तुओं की कमी है, तब पंचरंजित बेर को अत्यंत मूल्यवान माना जाता था। कभी कभी संप्रदाय अपने शिष्यों को इन फलों से पुरस्कृत करता था। संप्रदाय के विभिन्न प्रयासों के बावजूद वे किसी भी तरह से दूसरा स्पिरिट जुजुबे वृक्ष विकसित नहीं कर सके। वांग होंग ने फल के बीज को सावधानीपूर्वक निकाला। संप्रदाय ने पहले भी बीज का उपयोग प्रजनन के लिए करने का प्रयास किया था, लेकिन अनगिनत प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली थी। संप्रदाय की असफलता का मतलब यह नहीं था कि वांग होंग भी ऐसा नहीं कर सकता था। वह अपने निजी स्थान में गया और बीज को ड्रैगन स्केल फल के पेड़ के बगल में लगा दिया। उसके द्वारा पहले लगाया गया ड्रैगन स्केल फल का पेड़ अब फल देने लगा था। वांग होंग के पास अब कई तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तुएं थीं, जिनमें इन जेड स्पिरिट लोट्स का एक समूह, उसके द्वारा काटे गए 1 दर्जन कमल के बीज और उसके द्वारा संरक्षित कुछ जेड जिनसेन फल शामिल थे। आध्यात्मिक फल की जांच करने के बाद उसने अपना ध्यान जेड स्क्रॉल की ओर मोड़ा। उसके अंदर उसे मास्टर मेई के अनुभव और एक कीमियागर के रूप में तीसरे स्तर तक पहुंचने के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि मिली। हालांकि इस संप्रदाय की समृद्ध विरासत थी, फिर भी उसे धर्मग्रंथ टावर में तृतीय स्तरीय रसायन विद्या से संबंधित कोई जेड स्क्रॉल नहीं मिला था। धर्मग्रंथ टावर में अभी भी 2 ऊपरी स्तर थे जहां केवल गोल्डन कोर एल्डर्स ही जा सकते थे। शायद वहां उसे वह मिल जाए जिसकी उसे तलाश थी। बहरहाल जेड स्क्रॉल अब उसके लिए एक दुर्लभ खजाना था। अगले दिन से मास्टर मेई ने उन छहों को प्रत्यक्ष रसायन विद्या का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने मौके पर ही उनकी गलतियों को बताया और उन्हें सुधारा। कभी कभी उन्होंने रसायन विद्या के बारे में कुछ सैद्धांतिक ज्ञान भी साझा किया और एक तृतीय स्तरीय रसायनज्ञ के रूप में अपना मार्गदर्शन दिया, जिससे वांग होंग को बहुत लाभ हुआ। जिस समय वांग होंग रसायन विद्या सीख रहा था, उसी दौरान गुप्त क्षेत्र की परीक्षा में भाग लेने वाले और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एकत्र करने वाले शिष्यों का समूह वापस लौट आया था। ऐसा कहा जाता है कि इस अभियान के दौरान किंगशू संप्रदाय को कुछ नुकसान हुआ था और उन्होंने नींव निर्माण की औषधियों के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों का संग्रह भी नहीं किया था। इससे अगले दशक में नींव निर्माण के नए साधकों की संख्या प्रभावित होगी और यदि यह सिलसिला जारी रहा तो संप्रदाय धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होगा। जल्द ही वांग होंग को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स के परिष्करण में भाग लेने का भी काम सौंपा गया। इस संप्रदाय में आधारभूत औषधियों के शोधन का केंद्र एक ही स्थान पर था, जिसकी सुरक्षा में 1 दर्जन से अधिक रसायनज्ञ और स्वर्ण मूल के साधक तैनात थे।
प्रवेश और निकास के लिए कई सुरक्षा घेरावों से होकर गुजरना पड़ता था और भंडारण थैली ले जाना वर्जित था। यहाँ रसायन विद्या में एक ही भट्टी का उपयोग कई सामग्रियों के लिए करना संभव नहीं था, क्योंकि इसे एक अपव्ययी प्रथा माना जाता था जिससे गंभीर परिणाम हो सकते थे। इसलिए वांग होंग ने दवा की सफलता दर और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामग्रियों के प्रत्येक बैच को लगन से परिष्कृत किया। मास्टर मेई के मार्गदर्शन में 1 महीने से अधिक समय तक काम करने के बाद उनकी दवा की सफलता दर 70% तक पहुंच गई थी। हालांकि यहाँ नींव स्थापित करने वाली गोलियां बनाने वाले रसायन शास्त्रियों में उनकी सफलता दर बहुत अधिक नहीं थी। आखिरकार ये रसायन शास्त्री पूरे पूर्वी झोउ साधना क्षेत्र के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। जू जिगुआंग की रसायन विद्या हमेशा ही अत्यंत सावधानीपूर्वक थी और कभी कभी वह उच्च श्रेणी की नींव स्थापित करने वाली गोलियां भी बना लेता था, लेकिन वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अकेला रसायनज्ञ नहीं था। इन उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों से प्रेरित होकर वांग होंग भी अधिक एकाग्र हो गए और हर छोटी से छोटी बात पर बारीकी से ध्यान देने लगे। परिणामस्वरूप उनकी गोलियों की सफलता दर धीरे धीरे बढ़ने लगी। 3 महीने बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल मेडिसिनल हर्ब्स का परिष्करण पूरा हो गया। वांग होंग की गोलियों की सफलता दर 80% तक पहुंच गई थी और प्रत्येक बैच में हमेशा 1 या 2 मध्यम श्रेणी की गोलियां होती थी, कभी कभी तो एक उच्च श्रेणी की गोली भी मिल जाती थी। अपने कीमियागरी संबंधी कार्यों को पूरा करने के बाद रिफाइनमेंट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल में भाग लेने वाले कीमियागरों को 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल से पुरस्कृत किया गया और उन्हें 20,000 योगदान अंक प्राप्त हुए। हालांकि संप्रदाय के बाहर कीमियागरी का अभ्यास करते समय लाभ साझाकरण अनुपात उतना अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन ये आधारभूत स्थापना की गोलियां थीं और उनमें से प्रत्येक को कम से कम 6 लाख स्पिरिट स्टोन या उससे अधिक में बेचा जा सकता था। इसके अलावा संप्रदाय में उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ था। ये रसायन शास्त्री अब किंगशू संप्रदाय के प्रमुख सदस्य माने जाते थे, जिसमें कुल मिलाकर केवल 1 दर्जन से कुछ अधिक सदस्य थे। इस संप्रदाय के भावी तृतीय श्रेणी के रसायन शास्त्रियों का चयन इन्हीं लगभग 1 दर्जन व्यक्तियों में से किया जाएगा। यदि वे कभी संप्रदाय छोड़ देते हैं तो वे जहां भी जाएंगे अन्य लोग उन्हें पाने के लिए उत्सुक रहेंगे। वांग होंग, जो अब संप्रदाय के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति बन चुके थे, जहां भी जाते थे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता था और लोग उनसे मिलने आते थे, चाहे उनके बीच पहले कैसी भी बातचीत हुई हो। इसके अलावा कई प्रभावशाली परिवार अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ गठबंधन बनाने में रुचि रखते थे। कई परिवार इस संप्रदाय पर निर्भर थे और उनके वंशज किंगशू संप्रदाय के शिष्य थे। इनमें से कुछ परिवार बाहर से आए थे, जबकि अन्य ने संप्रदाय के भीतर ही अपने साधक तैयार किए थे, जिससे समय के साथ पारिवारिक संबंध मजबूत हुए। ये परिवार किंगशू संप्रदाय के लाखोची साधना शिष्यों का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। संप्रदाय में जन्मे और पले बड़े लोग अक्सर बाहरी लोगों की तुलना में संप्रदाय के प्रति अधिक वफादार होते थे। वांग होंग ने विभिन्न परिवारों से आए सभी विवाह प्रस्तावों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। वह फिलहाल किसी दाव साथी के साथ बंधना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती। अगले कुछ दिनों तक वह गुमनाम रहे और अपना अधिकांश समय अपनी गुफानुमा हवेली में साधना और अध्ययन में व्यतीत करते रहे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को निखारना जारी रखा और कभी कभी अपने द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लिया। हर दिन वह अपने निजी स्थान में अध्ययन के लिए समय निकालता था, जिसमें वह रसायन शास्त्र, ताबीज बनाना, शारीरिक संरचनाएं, आध्यात्मिक पौधे, आध्यात्मिक भोजन, पशुओं को वश में करना, आध्यात्मिक कीट, कलाकृतियों का परिष्करण और साधना तकनीक जैसे कई विषयों का अध्ययन करता था। धर्मरथ टावर में उपलब्ध कोई भी चीज उसके अध्ययन का विषय थी। जब उसके योगदान अंक समाप्त हो जाते थे तो वह रसायन शास्त्र से संबंधित कार्य करने लगता था। उसकी वर्तमान स्थिति उसे जितनी चाहे उतनी रसायन शास्त्र की जिम्मेदारियां लेने की अनुमति देती थी और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। अपने अंतरिक्ष में उपलब्ध अपार समय को देखते हुए उसने महसूस किया कि इसका सदुपयोग न करना व्यर्थ होगा। अगले 10 वर्षों के दौरान वांग होंग इसी तरह से जीवन व्यतीत करता रहा। इस दशक के दौरान उन्होंने नींव निर्माण चरण के 20 और अधीनस्थों की भर्ती की। 10 लोग लियू चांगशेन की तरफ से आए थे और बाकी 10 लोग लुओ झोंगजी की तरफ से। अब उसके अधीन नींव निर्माण चरण के 40 से अधिक अधीनस्थ थे। इन 10 वर्षों की अवधि में उनका स्पेस 50 एकड़ और बढ़ गया। अब उसका स्थान 205 एकड़ में फैला हुआ था और अंदर का समय अनुपात बाहरी दुनिया की तुलना में 234 गुना हो गया था। इन 10 वर्षों के दौरान जहां बाहरी दुनिया में केवल 1 दशक बीता था, वहीं उसके अंतरिक्ष में 1000 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था। अब 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हर जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं। उसने जो गोल्डन आयरनवुड के पेड़ लगाए थे वे सभी काले से सुनहरे रंग में बदल गए थे और अविश्वसनीय रूप से मजबूत तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक लकड़ी बन गए थे। तांग वान एर से उसने बैंगनी बादल शहतूत का जो छोटा सा टुकड़ा लिया था वह बढ़कर 100 वृक्षों में तब्दील हो गया था, जो सभी विशालकाय थे। 1000 वर्षों से अधिक समय तक परिपक्व होने के बाद ग्रीन स्पिरिट पीच अंततः पक गए थे। 3 एकड़ के आड़ू के बाग में चारों ओर चमकीले लाल आड़ू लटके हुए थे। उन्होंने अंततः पुष्टि की कि परिपक्व ग्रीन स्पिरिट पीच भी तीसरे दर्जे के स्पिरिट फल है। इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान कल्टीवेशन वर्ल्ड में कई घटनाएं घटी। पूर्वी झोउ साधना जगत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर दानव वंश के विरुद्ध अनगिनत युद्ध लड़े थे।
युद्ध उत्तरोत्तर तीव्र होते गए, जिसके परिणामस्वरूप सभी पक्षों को भारी जानमाल का नुकसान हुआ। हालांकि दोनों मोर्चों पर लड़ने वाले मनुष्यों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। मानव जाति के कैची कल्टीवेटर और फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर दानव कुल के कुछ कम बुद्धिमान सदस्यों द्वारा पराजित और मारे गए। इस दौरान बाउंड्री सिटी एक बार फिर दानव कबीले के कब्जे में आ गई, लेकिन सौभाग्य से समय पर अतिरिक्त सेना पहुंच गई और उसने शहर को दानवों से वापस ले लिया। पूर्वी सागर के किनारे स्थित 2 साधना नगरों पर भी कब्जा कर लिया गया, जहां साधकों और मनुष्यों दोनों को राक्षसी जानवरों ने खा लिया। युद्धों की बढ़ती आवृत्ति से निपटने के लिए पूर्वी झो साधना क्षेत्र ने 2 बार अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया और उन्हें पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भेजा। एजोर वार्ड सिटी में अपनी 3 दुकानों के साथ वांग होंग ने अग्रिम पंक्ति की सहायता के लिए दोगुने अधिक संसाधन प्रदान किए। वह हमेशा से इस उद्देश्य के समर्थक रहे थे। जब दूसरे लोग मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, तब वह पीछे रहकर शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले रहे थे और धन संपत्ति और संसाधन उपलब्ध कराने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा ये संसाधन उसके लिए कोई बड़ा बोझ नहीं थे। जब उसके पास शक्ति नहीं थी तो उसे छिपना और भागना पड़ता था, लेकिन अब जब उसके पास ताकत थी तो वह मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, उसे करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ये बाहरी संकट पूर्वी झो साधना क्षेत्र के सामने आने वाली एकमात्र चुनौतियां नहीं थी। दानव कुल के साथ चल रहे युद्धों के कारण विभिन्न गुटों और यहां तक कि स्वतंत्र साधकों से भी जनशक्ति की भर्ती करनी पड़ी, जबकि व्यापारियों को अपनी आपूर्ति का एक हिस्सा देना आवश्यक था। हाल के वर्षों में कल्टीवेशन वर्ल्ड में सभी के लिए जीवन कठिन हो गया था। विशाल संसाधनों वाले प्रमुख गुट तो टिके रह सकते थे, लेकिन छोटे गुटों को तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कुछ छोटे गुट पहले से ही छोटे थे और 1 या 2 सदस्यों की जबरन भर्ती होने का मतलब था कि वे भंग हो जाएंगे। दुकानों के मामले में भी यही स्थिति थी। कुछ छोटी दुकानें सभी खर्चों को पूरा करने के बाद भी मुश्किल से साल में कुछ 100 स्पिरिट स्टोन ही कमा पाती थी। एक ही बार में सैकड़ों स्पिरिट स्टोन मूल्य का उनका सामान जब्त कर लेने से उनका अस्तित्व लगभग नामुमकिन हो गया। इसके परिणामस्वरूप पूर्वी झो साधना क्षेत्र में अराजकता और अशांति फैल गई। इसका सबसे तात्कालिक परिणाम खजाने की तलाश में लूटपाट करने वाले साधकों की बढ़ती संख्या के रूप में सामने आया। कभी कभी महज कुछ 100 मील के दायरे में ही खजानों के लिए आपस में लड़ते हुए किसानों के कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। इस स्थिति ने लोगों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से हतोत्साहित किया, जिससे खजाने की तलाश करने वाले किसानों की आजीविका छिन गई, जिसके परिणामस्वरूप आपसी कलह शुरू हो गई। खजाने की तलाश में निकले किसानों के कारण छोटे व्यापारिक काफिले यात्रा करने से कतराते थे और बड़े काफिलों को बाहर निकलने के लिए काफी संख्या में पहरेदारों को किराए पर लेना पड़ता था। व्यापार मार्गों के अवरुद्ध होने से स्वाभाविक रूप से कीमतें आसमान छू गईं, जिससे किसानों का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। बेशक ये साधना जगत के सबसे निचले स्तर की स्थितियां थीं। इस समय 6 संप्रदायों जैसी प्रमुख शक्तियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उन्हें बस युद्ध में और अधिक शिष्यों को भेजना था और वे थोड़े समय के लिए अपने प्रयासों को जारी रख सकते थे। इन बाहरी मुद्दों से संप्रदाय में वांग होन का जीवन अप्रभावित रहा। वह योगदान अंक अर्जित करने के लिए प्रतिदिन रसायन विद्या का अभ्यास करता रहा और फिर साधना और अध्ययन में समय व्यतीत करता रहा। हाल ही में वह विभिन्न साधना तकनीकों का गहन अध्ययन कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा संप्रदाय के धर्मग्रंथ टावर में मौजूद साधना तकनीकों से संबंधित सभी Z ग्रंथों का अध्ययन करना था। इसका कारण ये था कि उनके फाउंडेशन बिल्डिंग चरण के अधीनस्थों के समूह में एक प्रमुख समस्या उत्पन्न हो गई थी। उनमें फाउंडेशन बिल्डिंग चरण के लिए साधना तकनीकों की कमी थी। उसने पहले जो कुछ तकनीकों का ज्ञान होने के बावजूद अमर रूपांतरण की साधना तकनीक विकसित की थी, उसका जिक्र करने में अब उसे शर्म आती थी। उस समय उसका आधार कमजोर था और ज्ञान सीमित था, लेकिन उसके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था और वह खुद को प्राचीन साधकों से कमतर नहीं समझता था, इसलिए उसने उस तकनीक का इस्तेमाल किया था। अपने वर्तमान दृष्टिकोण से वह देख सकता था कि यह अपरिष्कृत और खामियों से भरा हुआ था। हालांकि इसने उसे साधना के प्रारंभिक चरणों को पार करने में मदद की थी। इसलिए उन्होंने अमर रूपांतरण साधना तकनीक को संशोधित करने की योजना बनाई। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपने अंतरिक्ष में कुल मिलाकर 500 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत किया था। संशोधित अमर रूपांतरण का स्वरूप तैयार हो चुका था, उसकी रूपरेखा स्थापित हो चुकी थी। अब केवल कुछ बारीक सुधार और परिवर्धन ही शेष थे। नई साधना तकनीक अभी भी मुख्य रूप से शरीर के परिष्करण पर केंद्रित थी, लेकिन अब इसमें ची ऊर्जा की साधना को भी शामिल किया गया था। इस संशोधित साधना तकनीक को 2 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर क्यूई साधना चरण था और दूसरा स्तर आधार निर्माण चरण था, जिसमें प्रत्येक स्तर को आगे 9 खंडों में विभाजित किया गया था। अगर आपको सीक्रेट फार्मिंग स्पेस नॉवेल पसंद है और आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज सबसे पहले और सबसे तेज पढ़ने को मिले, तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेल फोन विद एरो, सिर्फ 40 रुपए में सभी एपिसोड, सबसे तेज अपडेट, बिना किसी देरी के। देर मत कीजिए, अब कहानी का असली मजा वहीं मिलेगा।